बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज आपसे बात करूँगी, बल्कि बहुत सी चीज़ों पे बात करूँगी। आपको कुछ मशवरे दूँगी, कुछ एडवाइस दूँगी। वैसे तो छोटा मुँह बड़ी बातें, मैं कहाँ इस पोजीशन में हूँ या मेरी कहाँ ये औकात कि मैं किसी को एडवाइस दूँ, लेकिन ऑनलाइन अक्सर हम रील्स और डिफरेंट चीज़ों के अंदर देखते हैं कि अगर ज़िंदगी को कामयाब अंदाज में गुजारना है या ज़िंदगी में खुश रहना है तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसे मशवरे हैं जो लोगों को फॉलो करने चाहिए। अक्सर ये टिप्स जो हैं हम रील्स की फॉर्म में देखते हैं या किसी एक चीज़ के ऊपर डिटेल में बात होती है। तो मैं भी पिछले दिनों देख रही थी वेरियस डिफरेंट रील्स, तो कुछ गोल्डन एडवाइसेस एक्चुअली, बिकॉज एक नहीं बहुत से पॉइंट आज आप लोगों के सामने मैं व्यूअर्स रेज करना चाहूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी सेहत का ख्याल रखना। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि जिस जिस्म में हमने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, सबसे ज़्यादा इस जिस्म का ही हम ख्याल नहीं रखते। हम अच्छा दिखना चाहते हैं लेकिन इंटरनली हमारी सेहत कैसी है इसके ऊपर कोई फोकस नहीं करता, कोई बॉदर नहीं करता, और ये एक बड़ा नेगेटिव अमल है। देखें, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो ही किसी और की हेल्प करना या किसी और की सेहत का ख्याल रखने जोगे होंगे ना। अगर अपनी ही सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो मुझे बताएं कि फिर आप कुछ और करने के केपेबल होंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, पहली बात हो गई। दूसरी बात, ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती। ये एक बड़ा ही प्यारा और बड़ा अजीब सा सफ़र है ज़िंदगी का। इंतज़ार किसी का नहीं करती है, आगे बढ़ती चली जाती है। हर नया दिन एक नई शुरुआत होता है, इसलिए हर दिन को हमें ख़ास बनाना चाहिए और हमें दिलो जान से मेहनत करनी चाहिए, एफ़र्ट्स करनी चाहिए। मैं तो हमेशा एक ही बात करती हूँ कि ज़िंदगी का हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो उसको 100% देना चाहिए। एंड वैसे भी व्यूअर्स, अगर ज़िंदगी रिग्रेट्स के बगैर गुजारनी है तो बेहतरीन अमल यही है कि अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी के साथ चले। ज़िंदगी आपको भी, जैसे कि जब भी कोई अल्लाह माफ़ी दे कोई ट्रेजिडी होती है, कोई डिज़ास्टर होता है, तो लोग कहते हैं आगे बढ़ो, ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती। देखिए, जाने वाले दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन आपने फिर भी रोज़ी रोटी कमानी है, आपने फिर भी अपने घर के मामलात, अपनी लाइफ की सिचुएशन, इन सब चीज़ों को देखना है। सो मेरी एडवाइस आपको यही है इस मामले में कि ज़िंदगी क्योंकि किसी का इंतज़ार नहीं करती, तो आपको भी ज़िंदगी के साथ एक पेस, एक स्पीड पे चलना चाहिए। सेहत की भी बात हो गई, ज़िंदगी की भी बात हो गई। अपने गोल को सेट करें। अब गोल सेटिंग बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है जो बाय द वे मैं तो बचपन से करती आ रही हूँ। अब गोल सिर्फ ये नहीं होता कि मैंने ये चीज़ करनी है। गोल्स में, गोल के अंदर बहुत से गोल्स आ जाते हैं। एक तो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं कि मैंने ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है अगले 6 मंथ्स में। जिस तरह अक्सर लोग न्यू ईयर्स के ऊपर न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन बनाते हैं, उसी तरह हमें सेट करना चाहिए कि हमने कौन सी चीज़ करनी है और कौन सी चीज़ अचीव करनी है। छोटे गोल्स भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। जैसे कि मैं जब अपनी टीन्स में थी तो मैंने ये सोच लिया कि भाई मैंने अपना घर बनाना है। वो गोल मैंने बनाया, उस पर एफर्ट्स करती रही। 7 साल पहले मैंने अपना घर बना लिया। अब ये तो नहीं कि घर बन गया और मैंने मीडिया में काम कर लिया तो अब मेरी ज़िंदगी के सारे गोल्स ख़त्म हो गए। फिर मैंने नए गोल्स सेट किए। मेरा ख्वाब है मैं किसी दिन एक विमेंस शेल्टर बनाऊं, साथ में एक क्या उसे कहते हैं, एनिमल शेल्टर बनाऊं जहाँ पे जानवरों की भी किफ़ालत हो। एक बड़ा सा फार्मलैंड हो, बड़ी ज़मीन हो, एक तरफ विमेंस शेल्टर हो जहाँ पे औरतों को स्किल्स भी सिखाई जाएं। और सिर्फ औरतों के लिए शेल्टर नहीं, बल्कि अगर कोई औरत किसी तशद्दुद, किसी प्रॉब्लम को फेस करके अपने घर को छोड़ती ही है बच्चों समेत, तो वो बच्चों समेत वहाँ पे रह सके और वहाँ पे उसको लाइफ की स्किल्स भी सिखाई जाएं और उतनी देर तक तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए जितनी देर तक ज़रूरत है, और फिर इवेंचुअली उनको खुद मुख्तार कर दिया जाए। वही बात जो मैं बार बार कहती हूँ कि टीच अ मैन टू फिश, डोंट गिव देम अ फिश। ये बात हो गई। उसके साथ साथ और भी इंसान के गोल्स और ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं जो वो अचीव करना चाहता है, तो उन पर क्लियर रहें। अच्छा, अपना काम चुप करके करें। आजकल सोशल मीडिया की वजह से हम हर वक्त ढंढोरा पीट रहे होते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, हम मैं से ही नहीं निकल पाते। अगर आप अपने अंदर इतने ज़्यादा सेल्फ इन्वॉल्व हैं तो अपने काम पे तवज्जो दें और चुप करके काम करें। मज़ा तो तब आता है जब आपके काम की दाद कोई और देता है, ना कि आप खुद ही अपना ढंढोरा पीटते रहें और एंड में लोग ये कहें कि यार उसको देखो कितना शोधा किया, उसने कुछ नहीं है, लेकिन अपना ढंढोरा पीटते रहते हैं। सो अपने जहाँ गोल सेट करने हैं वहाँ पे अपने काम को भी चुप करके करना है। लोग आपके काम की बात करें, मज़ा तो ये है।
और अगर आप कोई चीज़ अचीव करते हैं तो ढंडोरा पीटने के बजाय अपनी फैमिली, अपने करीबी लोगों के साथ सेलिब्रेट करें। सारा एफर्ट जो है सोशल मीडिया और दुनिया को बताने पे वेस्ट मत करें। गुजरे हुए वक्त पर रिग्रेट मत करें, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जो वक्त गुजर गया, जो गुजरा हुआ कल है, उसने वापस नहीं आना। उसी में फंसे रहेंगे तो मिजरेबल होंगे। सो पछताना और रोने पिटने से 1000 गुना बेहतर है कि अपने पास्ट में जो गलतियाँ की हैं उनसे सीखें और फिर से उन गलतियों को रिपीट ना करें, और एट द सेम टाइम उस गुजरे हुए कल के अंदर अपना सारा वक्त ना गुजारें। ना तो उसने वापस आना है, ना तो आप वापस जाके कोई चीज़ डिलीट कर सकते हैं। टाइम मशीन कोई एग्जिस्ट नहीं करती। सो बेहतर है कि अपने कल के बारे में अगर सोचना है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि मैं वो वाली मिस्टेक्स नहीं करना चाहती, मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ कैसे लेके जाऊं। अच्छा, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग सोशली हर किस्म के लोगों को मिलते हैं, हर किस्म के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, लेकिन ज़िंदगी का एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे नेगेटिव लोगों की जो नेगेटिविटी है वो हमें बड़ी बुरी तरह मुतासिर करती है, हमें जहनी तौर पे डिस्टर्ब करती है। सो कोशिश करें कि जो नेगेटिव लोग हैं या जो बुरी बातें करते हैं या आपका दिल ख़राब करते हैं, उनसे आप किनारा कशी करें और उनसे आप दूर रहें। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें। देखिए, आपके इमोशंस, आपके सेंटिमेंट्स, आपके फीलिंग्स, ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अगर गुस्सा चढ़ा हुआ है या आपका मूड ख़राब है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सबके सामने गाली गलौज शुरू कर दें, बदतमीज़ियाँ शुरू कर दें। देखिए, एक चीज़ होती है कि एक पॉजिटिव अंदाज से आप किसी के साथ डील करें, और एक होता है कि आप अपने इमोशंस को इतना आउट ऑफ कंट्रोल कर दें, आपके इमोशंस इतने बेकाबू हो जाएं कि आप लोगों के साथ गुस्ताखियाँ करें, बदतमीज़ियाँ करें, एक तरह से लोगों को टॉर्चर करें। सो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें। आपके इमोशंस दूसरों का प्रॉब्लम नहीं बनना चाहिए। देन सीखने की आदत डालें। कोई भी इंसान इस दुनिया में सीखा हुआ नहीं आता। हर इंसान जो है एक लर्निंग की जर्नी, एक लर्निंग की प्रोसेस से गुजरता है। सो जब हम एक लर्निंग की प्रोसेस से गुजरते हैं तो हमारा माइंड भी ग्रो करता है, हम चीज़ें भी सीखते हैं और हमारी ग्रोथ भी बड़ी अच्छी होती है। प्लस देखें, अगर कंटिन्यूअस बेसिस पे हम ग्रो करेंगे तो हम ज़िंदगी में अचीव भी ज़्यादा करेंगे। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और कामयाब लोग वही होते हैं जो याद रखते हैं कि द ग्रेटेस्ट विजडम इज़ इन नोइंग दैट यू नो नथिंग एट ऑल। जब आप ये तस्लीम कर लेते हैं कि मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानता और मैंने सीखना है, फिर ऐसे लोग किताबें भी पढ़ते हैं, रिसर्च भी करते हैं, अपने माइंड को एक्सपैंड करने के लिए 1000 चीज़ें करते हैं। 1000 होस्ट हैं इस दुनिया में, करोड़ों होस्ट हैं इस दुनिया में। कुछ होस्ट होते हैं जो बहुत अच्छे पैसे भी कमाते हैं और अपने अपने मुल्क, अपने अपने इलाके के टॉप होस्ट बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? ऐसे नहीं कि बस हर रोज़ काम किया और बस उसी रूटीन में, उसी रट पे फंसे रहे। वो टाइम और एफर्ट लगाते हैं अपने माइंड को बेहतर करने के लिए, अपनी नॉलेज के में इजाफा करते हैं, अपने प्रोग्राम्स के लिए तैयारी के साथ सामने आते हैं। ये नहीं कि अगर कोई काम कर रहे हैं तो बस आए एंड वो जो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में विंग इट। आप नॉलेज में इजाफा, एफर्ट्स, ये सारी चीज़ें करेंगे तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। और इसलिए सीखने की आदत जो बचपन में डलती है उसको सारी ज़िंदगी हमें अपने अंदर रखना चाहिए और अपने काम से काम रखें। फाइनली अपने काम से काम रखें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे माशरे का ये है कि अपने काम से काम नहीं रखते, सारी दुनिया को ये बता रहे होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे जिएं। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हम अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर तवज्जो दें, इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली ट्राइंग कि हम दूसरों की चीज़ों में इंटरफेयर करें, दूसरों की ज़िंदगियों में पड़ें। गाइस, कोई भी किसी की ज़िंदगी उनके लिए नहीं जी सकता, और आपने अपनी कब्र में जाना है, अगले ने अपनी कब्र में जाना है। दूसरों को डिक्टेट करना छोड़ दें कि ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, एंज होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, ज़िंदगी है तो बहुत छोटी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारा टाइम दूसरों की ही इसलाह करते हुए गुजार दें। अपने गिरबान में जाके अपने, जो मैंने इससे पहले एडवाइस थी कि सीखने के अमल को जारी रखें, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ही सारी ज़िंदगी गुजार देंगे। हाँ, किसी को अगर सिखाना है या बताना है या किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर करना है तो वो आपके बच्चे हैं, और वो भी जब वो एक सर्टन एज तक है। और एक सर्टन एज के बाद तो आप अपने बच्चों को भी नहीं कह सकते कि ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, क्योंकि वो एडल्ट्स होते हैं। मशवरा दे सकते हैं, अपना ओपिनियन फोर्स नहीं कर सकते। तो दूसरों की ज़िंदगियों में घुसने के बजाय अपने गिरबान में झांकें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं, क्योंकि एंड में इस दुनिया से हम अपने अमाल और लोगों की दुआएं लेके जाएंगे। किसी ने क्या किया वो हमारे ज़िम्मे नहीं पड़ने वाला। तो ये कुछ गोल्डन 9 पीसेस ऑफ एडवाइस हैं जो आपके साथ
शेयर की हैं। अब किचन की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे शेफ़ अनम शेख हमारा इंतज़ार कर रही हैं और देखते हैं कि उनके दिल को कौन सा मशवरा सबसे ज़्यादा लगा है। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक भाई, मशवरे हो गए आज हम। बिल्कुल। बट होता ना कि टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक पे रील्स हो गई, हम जब भी इनको देखते हैं तो उस पर कोई ना कोई एक मशवरा आ रहा होता है। बिल्कुल। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो आपका माइंडसेट चल रहा होता है उसी हिसाब की रील्स, उसी हिसाब की टिकटॉक, उसी चीज़ के रेलेवेंट चीज़ें आ रही होती हैं। और कभी कभी बहुत अच्छी भी ये चीज़ आपके सामने आ जाती है, कोई आपकी लाइफ का लेसन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके सामने आ जाती है। आज हम कोई एक बात कर रहे थे मेकअप रूम में किसी से, तो वो मुझे कोई चीज़ बता रही थी, तो मैंने उनको कहा कि मैंने कभी भी इस एस्पेक्ट के ऊपर कभी इस बात को सोचा ही नहीं है। मैंने कहा लेकिन आज आपने जो मुझे बात ये बोली है तो मैं इसको बिल्कुल अपने दिमाग में रखूँगी स्टोर करके कि नेक्स्ट टाइम के लिए मैं एहतियात करूँ। तो देखो ना अनम, ये अभी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी। लोग ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हम सारी ज़िंदगी सीखते हैं, और अगर कोई भी इंसान इस दुनिया में सीखा हुआ पैदा हुआ है तो मुझे दिखा दें बिल्कुल। कोई बंदा है इस दुनिया में। सीखने का हर सफर। इंसान लाइफ में लर्न करता है और लर्निंग की प्रोसेस सारी जिंदगी कंटिन्यू करती है। एग्जैक्टली। और वो लोग जो ये कहते हैं कि हम तो सीखे सिखाए हैं, हम नहीं सीखना, शायद वो फिर किसी गलत फहमी में, क्योंकि सीखने का सफर कभी नहीं मैं तो खत्म हो मीडिया सकता। की दुनिया को ज्यादा जानती हूँ। मीडिया में मैंने अक्सर देखा है जो यंग आर्टिस्ट शुरू में जिनकी बड़ी गुड्डी चढ़ी हुई होती है, वो जब बहुत ज्यादा एटीट्यूड के साथ आते हैं और इस बिहेवियर के साथ आते हैं कि मुझे बात बताएं, मुझे अपना काम आता है, इवेंचुअली कोई भी उनके साथ काम नहीं करता, बिकॉज वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देते हैं। अब आप एक शेफ हो, चलो शायद आपको 100 हांडियां बनानी आती हैं। बिल्कुल आती हैं, अच्छा चलो 100 आती हैं, ऐसे भी शेफ्स हैं जिनको 1000 आती हैं। बिल्कुल ऐसे भी। और क्या ये पॉसिबल है कि आप सारी डिशेस बनानी सीख चुके हैं दुनिया की? बिल्कुल भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। देखिए जुगन, आप एक सिंपल मैं आपको बात बताती हूँ, जब आप इधर आती हैं ना किचन में, तो मैं आपसे भी बहुत सी चीज़ें सीखती हूँ, क्योंकि हर बंदे का कुकिंग मेथड करने का तरीका हर तरह से अलग है। कि टाइम मैनेजमेंट फर्क होती बिल्कुल। है। आपने मुझे देखा जब हम किचन का सेगमेंट करते हैं, जो अभी ब्रेक के बाद हम करेंगे, ये भी जानेंगे कि आप बना क्या रही हैं। हम जब किचन में भी आते हैं तो किचन में मेरी आपसे गपशप लग रही होती है, हम बातचीत कर रहे होते हैं और मैं साथ साथ टाइम को मैनेज कर रही होती हूँ। Exactly. मैंने आपको जैसे कहा कि अनम देखो, अगर 15 मिनट में हमने डिश तैयार करनी है तो दोनों मिलकर किया करेंगे। जी। आपने कहा डन है। मैंने शेफ्स किचन आपके साथ ही शुरू किया, शेफ्स किचन, जुगन्स किचन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। एक्चुअली तो मेरे शेफ्स का ये किचन होता है और मैं उनसे सीख रही होती हूँ। मैं आपको कहती हूँ अच्छा ना मुझे बताओ मैंने क्या करना है, हम काम शुरू कर देते हैं, आप उस दौरान रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बता देती है और तरीका बता देती है, उस दौरान कुछ चीज़ तैयार हो जाती है। एग्जैक्टली। वो कहते हैं ना कि साथ साथ चीज़ें भी चल रही हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं बिल्कुल ना। मल्टीटास्किंग। और ये सीखने का सफ़र जो है ज़िंदगी में कभी भी नहीं ख़त्म हो सकता। मुझे आज भी लगता है कि अगर आने वाले अगले कई सालों के अंदर भी, तब भी मेरा जो सीखने का सफ़र है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हर फील्ड एक जो है उसमें आप जितना सीखते जाओगे आप उतने पॉलिश होते जाओगे। एग्जैक्टली। सो ये तो कुछ पीसेज ऑफ एडवाइस थे जो हमने व्यूअर्स के साथ शेयर किए। अपने काम से काम रखने पे हम बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद, क्योंकि ये सारी ऐसी चीज़ें हैं। देन ऑफ कोर्स हेल्थ का एलिमेंट। देखिए हम किचन का सेगमेंट डेली करते हैं और जब भी करते हैं मैं आपको कहती हूँ कि जी ये चीज़ आप इसमें खा सकते हैं, ये चीज़ आप इस तरह खा सकते हैं। अगर आप डाइटिंग कर सकते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है। अगेन अब जो हम रेसिपी बनाएंगे उसके साथ भी आपको एडवाइस देंगे। सो व्यूअर्स, यू हैव टू कीप ग्रोइंग, यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग, बट सबसे पहले अपनी सेहत का, और बाय द वे सिर्फ फिजिकल सेहत का नहीं, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत से लोग देखे जो जिस्मानी तौर पे बिल्कुल फिट है, सारे टेस्ट सारी रिपोर्ट सब क्लियर, लेकिन मेंटली वो इतने डिस्टर्ब्ड हैं कि वो उस मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स की वजह से वो फिजिकली बीमार हो जाते हैं। खैर ये बातचीत तो चलती रहेगी। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और किचन में आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई आज कराची वालों की फेवरेट हम चीज़ बना रहे हैं और वो है स्मोकी बॉम्बे बिरयानी। वैसे तो बॉम्बे बिरयानी, उसके तो मसाले के पैकेट्स भी आप लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन ऑनेस्टली व्यूअर्स अगर आप फ्रॉम स्क्रैच बनाते हैं तो बेस्ट होता है, और अगर डब्बे के उससे मसाले से भी बना रहे हैं तो उसके अंदर भी बड़े मज़े की वेरिएशंस डाली जा सकती है। बिल्कुल ऐसा। सो आज हम वो वेरिएशन ही आपके साथ शेयर करेंगे। एग्जैक्टली जी। तो रेसिपी जो है वो देखिए चीज़ें सारी हमारे पास रेडी पड़ी है। अच्छा ये मैं चाह रही थी कि आप पहले एक्सप्लेन करें। एक और 10वीं आखिरी एडवाइस, प्लानिंग के साथ ज़िंदगी को लेके चलें। कोई भी काम करें उसको रूटीन के साथ, स्केड्यूल के साथ करें। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स इस माशरे में ये है कि हम बेहंगम अंदाज में चीज़ें करते हैं। अब अनम की सबसे अच्छी मुझे जो चीज़ लगती है वो ये लगती है कि वो ऑर्गेनाइज्ड है।
उसने पहले से अनियंस ब्राउन कर लिए, उनको ये रेडी कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि उसको आगे ज़रूरत होनी है। हमने एक 10 to 15 मिनट के अंदर आपको एक डिश बनानी सिखानी है या मैक्सिमम उसको कंप्लीट करना है, तो वो तभी होगी ना अगर हम प्रॉपर तरीके से और तरतीब से चलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। चूल्हे पे हमने ऑलरेडी पैन वगैरह रख दी है, मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी और अनम जो है वो आपको रेसिपी बताएगी। सिर्फ इतना बताऊँगी आपको कि हमने ये प्याज जो हैं वो ब्राउन कर ली ऑलरेडी। इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट डाल के ये सारी डालेंगे, सारी डालेंगे, पूरी की पूरी डालेंगे, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा गार्लिक जिंजर होता है उतना ही मज़े का होता है। जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो हम चिकन की मैरिनेशन और उसको इसमें डाल देंगे। बिल्कुल, जितनी देर में आप इसको फ्राई करती हैं उतनी देर में मैं स्मोकी बॉम्बे बिरयानी की रेसिपी बता देती हूँ। उसके लिए मुर्गी का गोश्त हम लेंगे 1 किलो के करीब, आलू आधा किलो जाएंगे, प्याज 3 अदद, टमाटर 4 अदद, अदरक लहसुन की पेस्ट 3 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, बॉम्बे बिरयानी मसाला हम इसके अंदर तकरीबन 1 पैकेट के करीब यूज़ करेंगे, आलू बुखारा हस्बे ज़रूरत, इमली हस्बे ज़रूरत, दही 1 कप, पुदीने की जो 1 गठी है वो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे हस्बे ज़रूरत, चावल 1 किलो, तेल इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 कप जाएगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कि आप कौन से राइस यूज़ कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके अंदर कोयला, हम इसको चिकन को स्मोक लगाने के लिए, और उसके बाद जर्दा रंग जो है बिरयानी के अंदर कलर ऐड करने के लिए। अच्छा, कोयला भी हम नीचे गर्म कर रहे हैं जी, और ऊपर हम ये करें। अच्छा, चिकन का पहले मसाला लगा दें। अब चिकन के लिए जो है सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सॉल्ट। अच्छा, सॉल्ट इसके अंदर टू टेस्ट हम ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर थोड़ा सा पैकेट का मसाला भी ऐड कर रहे हैं, उसमें भी सॉल्ट होता है, तो आपने इस तरह से बैलेंस करके डालना है। उसके बाद इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच, साथ में हम इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है जी। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया। सूखा धनिया जो है पाउडर, आप उसको थोड़ा सा हल्का सा क्रश करके भी डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। उसके बाद इसके अंदर जाएगी हल्दी तकरीबन ½ टीस्पून के करीब, और साथ में ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमारे पास पैकेट का मसाला है वो इसके अंदर चला जाएगा। इसको डालकर अब हम इसके अंदर दही डालेंगे, थोड़ी सी तकरीबन 1 कप के करीब इसके अंदर दही जाएगी, और दही डालकर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको थोड़ी देर जो है वो मैरिनेट करके रख दें, तो बहुत अच्छा सा जो है इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा। और उसके बाद आप इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से जो अनियंस, फ्राइड अनियंस बने रखे हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे, और डालकर आपने इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। आपने इसको मैरिनेट कर देना है तकरीबन, अगर आपके पास ½ एन आवर है मिनिमम, और मैक्सिमम अगर 2 घंटे के लिए आप कर दे तो बहुत अच्छा सा जो है आपका चिकन वो मैरिनेट हो जाएगा। इस टाइम में मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है येलो फूड कलर ऐड करूंगी, ताकि क्योंकि बॉम्बे बिरयानी का चिकन और आलू दोनों ही ज़्यादा येलो कलर के होते हैं, ऑरेंजिश हाँ कलर जी। के और आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा जो है रेड कलर भी ऐड कर सकते हैं, एक ड्रॉप, उससे भी बहुत अच्छा सा जो है वो कलर आ जाता है। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है येलो फूड कलर ऐड करूंगी। मैंने इसी तरीके से आलूओं को भी जब पानी में डिप करके रखा हुआ था तब मैंने उसके अंदर भी जो है येलो फूड कलर डाला हुआ था। इस तरह से हम अच्छी तरीके से इसको मैरिनेट कर लेंगे चिकन को। और अभी चिकन मैरिनेट हो गया है। अब मैं इसकी सेंटर में थोड़ी सी स्पेस बनाकर और मैं इसके ऊपर कोयले का स्मोक लगाऊंगी। लेकिन उसके ऊपर हम कोई लेटस के पत्ते जो है ना, ये लेटस के पत्ते, हाँ जी, ये एक सलाद का पत्ता रख दिया ताकि हम उसके ऊपर डाल देंगे जी, ताकि वो डायरेक्ट ना उसके ऊपर जाए। और एक ढक्कन भी हमारे पास था यहाँ पे छोटा वाला वो। अच्छा, इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे। बस इसको हम इस तरह रख देंगे। जैसे ही इसका स्मोक थोड़ा सा इसमें आ जाएगा तो हम इसको जो है फ्राइंग के प्रोसीजर में ले आएंगे और फ्राई करके फिर अच्छी तरीके से जो है, अब आपका ये हो गया तो अब हम इसके अंदर जो है वो टमाटर ऐड कर देते हैं। हमें चिकन नहीं अभी डाल, बेसिकली हमें पहले इसका जो है ग्रेवी रेडी करनी है, और ग्रेवी रेडी जैसे ही हो जाएगी उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा चिकन जब इसके अंदर ऐड होगा तो हमारा मसाला। अच्छा, टमाटर जो है इधर आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि टमाटरों को आप जो है वो ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन जब आपने छील के डाले हैं? जी, छील के डालें। और मैं आपको यही बात बताने लगी थी कि जब आप इस तरह से टमाटर डालते हैं
तो ग्रेवी में मसाला ज़रा थोड़ा सा स्टिफ रहता है, लेकिन जब आप उसको ग्राइंड कर लेते हैं मसाला बहुत लिक्विडी साइड की तरफ चला जाता है। तो कोशिश ये करें कि आप इसी तरह टमाटरों को छिलके रिमूव करके और उसको अच्छे तरीके से छील के आप उसको कट करके इस तरह डाल दें। अगर आप ब्लेंड करना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि हम इसको जो है ये 1 से 2 मिनट ये कुक होगा मसाला। हमें ज़्यादा इसके अंदर वो नहीं करने, बिल्कुल भी क्या कहते हैं कि टमाटर हमारे बिल्कुल। अब हम साथ ही इसके अंदर चिकन डाल के अच्छी तरीके से उसको कुक करेंगे। मीनवाइल जो है आप उधर आलू फ्राई कर लेंगे। आलू हम तकरीबन 70% जो है इसके अंदर डन कर लेंगे। 70% डन करने से क्या होगा कि एक तो आलू पे बहुत अच्छा सा जो कलर आ जाएगा और तकरीबन 70% फ्राइंग के दरमियान में ही जो है आलू वो हो जाएंगे। बट ये भी पीले कलर के, ध्यान से ये किस तरह पीले कलर के हो गए? ये येलो फूड कलर मैंने इसके अंदर ऐड किया था जब मैंने इसको पानी में डिप किया था। अच्छा, तो ये सिंपल सा है। अब आप इसको पकने देंगी, ये इसको जैसे ही लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। चिकन जब हमारा तकरीबन 50% रेडी हो जाएगा तो हम उसके अंदर ऐड कर देंगे ये जो आलू हैं फ्राई हुए हुए, ताकि जो थोड़ी बहुत उसके अंदर हल्की फुल्की जो कसर है वो भी इसके अंदर से जो है वो निकल जाएगी। तो इसी तरीके से जो है अब हम अच्छे तरीके से ये देखें छिलका रिमूव करने का टमाटरों से एक तो ये भी होता है कि आपका मसाला जो है ना वो बहुत जल्दी मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं टमाटर आपके। और जब आप बिरयानी बनाते हैं तो कहीं कहीं पे आपको जो है टमाटर के छिलके जो है वो नहीं मिलते। इसी तरीके से 80% जो है हमने राइस को अपना बॉईल किया हुआ, मैंने बासमती राइस लिया है। आप बासमती सेला राइस भी ले सकते हैं, उससे भी बिरयानी का बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी डालेंगे अंदर। जी बिल्कुल। और ये देखिए अच्छा सा स्मोक हो गया। आप चाहें तो अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा फ्लेवर चाहिए चिकन का सॉरी कोयले का, तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं कि आप दोबारा से जब दम में लगाएं तो तब भी आप इसको जो है बट ये कोयले हो गया ना, अब इसको जी इसमें डाल देना है। और अब आपने डाल के अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद इसी मसाले के अंदर जो इस बाउल में मसाला है इसमें हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा और इसके अंदर वो डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये जो है हमारा बॉम्बे बिरयानी का जो तकरीबन जो है प्रिपरेशन वो हो गई है। अब इसी वक्त में आप क्या कर सकते हैं? इससे ज्यादा आसान क्या तरीका होगा बनाने का? अच्छा, एक और बात, जब आप कोयला उठाएं तो याद रखें वो फिर भी सुलग रहा होता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। उसको डायरेक्ट आपने गार्बेज कैन, आप नोटिस करेंगे कि मैंने इस तरह सिंक में डाला है इसको। जी बिल्कुल, सिंक में डाला है ताकि वो खत्म हो जाए, उसका जलना खत्म हो जाए, उसके बाद आप उसको गार्बेज में फेंकें। बिल्कुल। ये मैंने एक दफ़ा मेरी फ्रेंड के घर में इसी तरह से डिजास्टर हो गया था। उस बेवकूफ़ ने इसी तरह ना जलता हुआ कोयला, उसने वो बिहारी कबाब बनाए थे पैन के अंदर, तो उसके बाद उसको स्मोक का फ्लेवर देने के लिए उसके अंदर वो उसको रखा ढका। पता नहीं उसके जहन में क्या आया, उसने उठाया और वो जलता हुआ कोयला जो है वो कूड़े में फेंक दिया और वो गुड़प करके उसने आग पकड़ी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये थोड़ी सी चीज़ों पे आपको केयरफुल रहना चाहिए। अच्छा, अगर आप जब ख़ास तौर पे बॉम्बे बिरयानी बनाएं तो बॉम्बे बिरयानी के लिए आप बर्तन थोड़ा खुला रखें, क्योंकि इसी मसाले के ऊपर ही कोशिश करें कि आप राइस ऐड कर दें ऊपर से। हाँ। क्योंकि जब आप जो बेसिकली ओरिजिनल रेसिपी है उसके अंदर जब आप बिरयानी को दम खोलते हैं उसका, तो आप पहले वाइट राइस हटा लेते हैं, नीचे से मसाले वाले राइस निकालते हैं, तो फिर आप उसके हिसाब से जो है कॉम्बिनेशन के अंदर जो है उसको रेडी कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा मसाले वाली खानी है या आपको माइल्ड मसाले वाली खानी है। और इस बिरयानी को पूरा कभी भी नहीं हिलाते, इससे क्या होता है कि इसका जो कलर है वो सारा का सारा जो है ख़राब हो जाता है। जैसे ही चिकन थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो मैं इसके अंदर आलू बुखारा है, इमली है, ज़ीरा, साबुत सूखा धनिया और इसके अंदर काली मिर्चें हैं, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची डालकर आपने इसके अंदर जो है आपने उसमें डाल देना है चिकन के अंदर और उसको पकने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि ये लास्ट में इसलिए डालेंगे। अगर मेरी तो एक दोस्त की अम्मी है, वो जब बनाती थी बिरयानी, जी हम घर जाते थे, हम कहते हाय आंटी, खाला, जो भी सब बुलाते थे, मैं तो खाले बुलाती, मैं खाला प्लीज़ बड़ा दिल चाह रहा है बिरयानी खाने का। यार खड़े खड़े वो कहती थी जाओ तुम लोग मुंह धो के स्कूल से मतलब आए या कॉलेज से वापस मुंह धो के जो रेड सेट शूट होके आओ। हम लिटरली फेस वो मुँह शू धो के नमाज पढ़ के जाके टेबल पे आके बैठते थे, तो बिरयानी थी। हम कहते थे यार ये क्या जादू है, और लिटरली कुछ नहीं होता था, जीरो से स्टार्ट करते थे। देखिए मेरी बात सुने, हमेशा वही हम अभी बात करते हैं, इधर लोगों से बात करो कि बिरयानी, तो वो कहते हैं हाय बिरयानी आज बनाएंगे बिरयानी, वो बन नहीं रही होती उनको लगता है कि बहुत कोई मुश्किल तरीन काम है बिरयानी बनाना, लेकिन बिरयानी मेरा ख्याल है कि सबसे आसान तरीन काम है, बड़ा मजे का काम है। बिल्कुल। एंड यू सी वन पॉट मील है ना, बिल्कुल। जिस तरह बाहर के ममालिक में वो
कुछ ऐसी चीज़ होती है जैसे लजानिया हो गया, वो आपने बना लिया तो वो ऑल एंड ऑल हो गया इटालियन में, उसमें आपको कोई एडिशन माइनस करने की जरूरत नहीं है, उसमें पास्ता भी है, उसमें कीमा भी है। उसी तरह ये एक ऐसी डिश है ऑल एंड ऑल है, इसके साथ आपको सिर्फ रायता दे दे, साथ बिल्कुल सैलेड दे दे। रायता सैलेड इसके साथ होगा। अच्छा, जब लेयरिंग आपने कर देनी, दम खोलने से कोई 1 आध मिनट पहले ही आपने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और लेमन स्लाइसेस और पुदीने के कुछ पत्ते आपने इस पर डालने हैं और फिर आपने उसको मिक्स करना है और आपकी बिरयानी जो है गुड टू गो। फ्राइड अनियंस आप ऊपर दम के वक्त डाल दें, और ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल दें, नहीं डालना चाहे तो स्किप अब भी कर इसमें सकते हैं। हमने क्या डालना है? बिल्कुल, अब हम इसके अंदर ये डालेंगे As इमली। it is? हाँ जी, इमली है, छोटी इलायची भी? जी बिल्कुल, बीज समेत ही सब ऐसे ही जाएगा, क्योंकि जब वो मसाले में आपको खाने को मिलेगा तो बहुत अच्छा सा जो है उसका फ्लेवर आएगा। ठीक है, तो ये डालेंगे और डालकर अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि जो है हमारा चिकन जो है वो अब थोड़ा इसके सा अंदर और कुक हो जाए जी। जबकि टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, चिकन हाफ डन ऑलरेडी हो ही चुका है। जी चिकन आजकल इतनी जल्दी पक जाता है, जो बाय द वे मुझे बहुत परेशान भी करती है बात कि एनी छेती के इंज बन जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब आपने बिरयानी बनानी है तो बिरयानी का चिकन का कट अलग होता है, तो आप अपने प्लीज़ बुचर को ये कहें कि आपको बिरयानी कट करके दे, क्योंकि जब अगर आप उसमें छोटा चिकन ऐड करेंगे तो छोटे चिकन से क्या होगा कि या वो बहुत जल्दी- बड़े पीसेस भी हाँ, नहीं चाहिए। नॉर्मल साइज के उसको पता है कि मतलब एक मुर्गी के 12 पीस आपने करवाने हैं, उसके अंदर जो बिरयानी का कट होता है वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अब इसके अंदर जो है ये पानी डाल देंगे। एक सेकंड मैं जरा सा ना उसको ब्रेक कर रही हूँ, जो हमने इमली और वो डाल दी है अंदर, हो अच्छा, जाएगी वो set। बहुत अच्छा सा उसका फ्लेवर आता है कि मसाले में कहीं कहीं आपको जब इमली और आलू बुखारा खाने को मिलता है तो बहुत डाल जबरदस्त दो सा बेटा, फ्लेवर हाँ। आता है। अच्छा, ये चला गया। पोटैटोज को भी कितनी और देर है? बस इसको जैसे ही थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन, क्योंकि ये तो हम एक तरह से ऊपर से ही डालते हैं ना। जी बिल्कुल, तो ये हल्के से और थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसको चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। इसी के बस अंदर ही। आप समझे कि हमने ऑलमोस्ट बिरयानी बना ली अपनी। बस अब हमने क्या करना है कि अब हमने चिकन को जो है वो थोड़ा सा अपना कुक कर लेना है, मसाले को बिल्कुल पानी ड्राई कर लेना है, आलू इसके अंदर डाल देने हैं और उसके अब बाद देखिए फिर ना, assembling है। साइमल्टेनियसली आप ये कर रहे हैं, उसके साथ आपने साइड पे जो है अपना वो शुरू कर दिया, अपने राइस बनाए हुए हैं, चावल आप पहले रेडी कर लें, वो तो आप एक दिन पहले भी अगर बना लें तो जी कोई बिल्कुल इशू नहीं है। बिल्कुल, ये राइस जो है मैंने रात को ही बॉईल कर लिए थे। और मैं आपको वैसे एक एक बात कनी बताऊं, का? बिल्कुल हाँ। एक कनी के राइस जो हैं तकरीबन ये आप समझे कि 70-80% रेडी है, 20% ये दम में हो जाएंगे। हमेशा बिरयानी के राइस अगर एक दिन पहले बॉईल हुए होंगे ना तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और वो कभी भी आपके राइस जो है ना वो टूटते नहीं है। हाँ, ये एक चीज़ है इसके अंदर। अब देखिए ना, वी आर ऑलमोस्ट रेडी फॉर दम। जी। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह आपने इमली और ये चीज़ें डाली हैं, ये सिर्फ एक दफ़ा चावल डालने से पहले देख लीजिएगा कि वो अभी तक साथ चिपकी हुई तो नहीं है। जी। क्योंकि बात ये कि थोड़ा सा उसके पीसेस, तो कभी कभी होता है कि 4 पीस आलू बुखारे के एक साथ मुंह में आ हाँ जाते जी, हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो और इसको और एक और चीज़ थी कि आलू बुखारा इमली आपने दोनों धोकर डालना है। हाँ, वो बहुत अच्छी तरह। ज़रूरी है, इमली को ख़ास तौर पे धोने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप उसको इमली को धोकर ना डालें यार तो तुम धोने की बात करी, मैं एक और बात करूंगी व्यूअर्स। एक और चीज़, खाना पकाते हुए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें पीने में। बिल्कुल। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आप चूल्हे के सामने होते हैं। जब आप चूल्हे के सामने होते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन होती है। Exactly. जब डिहाइड्रेशन होती है तो एक तो जो इंटरनल मामलात होते हैं सो होते हैं, बीच में आपका चेहरा भी खराब होता है। Exactly सो ऐसा ही है। जिस बंदे का कुकिंग का, जो खवातीन कुकिंग ज़्यादा करती हैं, वो खाना बनाते हुए कम से कम 2 ग्लास पानी के साथ साथ पिया करें, बिल्कुल। बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ये वो चीज़ें हैं जो हम इग्नोर करते हैं। बाय द वे ग्रेवी रेडी है। जी बिल्कुल, ये रेडी है। बस इसको थोड़ा सा हम इसका पानी ड्राई कर लेंगे और वहाँ पे आलू जो हैं ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। बस इनको जो है अब निकाल के हम इसमें डाल देंगे। डाल बेशक दो। आप साइड डाल दें राइट अवे और इसको फिर हम पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अब जो थोड़ा सा आलू के अंदर कसर रह गई होगी वो जो है इस पानी के अंदर जो है वो हो जाए। डाल दें डायरेक्टली आप। इसी तरह हाँ जी, हाँ जी, डाल दें ध्यान से, मगर वो ज़रा इक्का दुक्का निकलेगा मासूम उसके अंदर से, तो फिर उसका कुछ बनेगा। तो बात ये कि और इससे ना ज़रा इसकी एक लुक फ़र्क आ हाँ जाती जी, है। बिल्कुल। वरना वो टिपिकल आलू जो होते हैं, जो दूसरी बिरयानी, अच्छा बिरयानियों के भी तो 10 फॉर्म आ गई है ना। जी जी, बिरयानी में तो मैं कहती हूँ कि बस बहुत सी रेंज है। हमने तो चाइनीज़ बिरयानी भी खा ली है रिसेंटली, वो भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन थी। बट द फैक्ट इज़, ये देखिए साथ साथ आपका काम हुआ है व्यूअर्स। बिल्कुल। सो जो लोग कहते हैं ना कि टाइम नहीं होता, मैनेज नहीं होता,
2 चूल्हों पे हमने मैनेज किया है। मेरे मुझे एक वक्त किसी ने कहा कि आपके वहाँ पे तो चूल्हे ज्यादा, मैंने कहा भाई हमारे पास तो सिर्फ 2 चूल्हे हैं, बिल्कुल नॉर्मल घरों के अंदर तो 3 चूल्हे होते हैं, 3 या 4 और फिर नहीं 3 तो मिनिमम होते हैं ना, वो जो छोटा वाला चूल्हा होता है उसके बाद 3 होते हैं। अब ये देखिए बिरयानी आपकी बेसिकली रेडी है। अब इसके ऊपर आपने राइस डालने हैं, दम देना है, ऊपर से प्याज, राइट? बिल्कुल। बोल दे यू को, इससे ज्यादा आसान नहीं, आसान और कुछ बिरयानी क्या हो सकती है? बिल्कुल, बस अब आप रेस्टोरेंट में जाके खा सकते हैं। हाँ, और रायता और सैलेड के साथ है, कंप्लीट मील है। मेरा ख्याल है कि इसके साथ कुछ भी जरूरत नहीं है। जितने में 2 लोग जाके किसी थोड़े प्रॉपर रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाते हैं, उतने में आप अपने पूरे खानदान से मुराद अम्मा अब्बा हस्बैंड वाइफ बच्चे उनके आगे देखिए जुगन, 8 लोग खा सकते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब आप 1 kg चिकन और 1 kg राइस को करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं तकरीबन 2.5 kg के अंदर, क्योंकि मसाले, ऑयल, टमाटर, प्याज तो खा लेंगे ना, 8 से 10 लोग आराम से ये बिरयानी खा सकते हैं। यू गो, इससे ज़्यादा किफ़ायतशारी का हम क्या मुजाहरा कर सकते हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे लिवर की, यानी कि जिगर की। देखिए जिगर कितनी अहम चीज़ है कि जब किसी के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं तो कहते हैं मेरे जिगर का टुकड़ा है। बिल्कुल ऐसा ही। कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी एक इम्पॉर्टेंट हमारा ये ऑर्गन है और कितना एक प्यारा ऑर्गन है इस लिहाज से। लेकिन बड़ी दफ़ा हमें सुनने को आता है कि उसके जिगर ने जवाब दे दिया या जिगर के ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ रहा है। तो जिगर के अमराज और मसाइल क्यों होते हैं और किस स्टेज पे जिगर का ट्रांसप्लांट होता है और ये कितनी डेंजरस चीज़ है। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जिगर का ट्रांसप्लांट नहीं करवाया इस खौफ से कि ऑपरेशन होगा और फिर कुछ ही अरसे बाद उनकी डेथ हो गई। बिल्कुल। सो जिगर का ट्रांसप्लांट जो बड़ी एक कॉमन चीज़ अनफॉर्चुनेटली हो गई है, उससे रिलेटेड बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, जहाँ पे जब मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये कुछ टिप्स हैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे अंदाज में जीने की, तो उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट पे मैंने कहा था अपनी सेहत का ख्याल रखना। लेकिन हम लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते और बड़ी दफ़ा कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आ भी रहा होता है तो हम उसे इतना इग्नोर करते हैं कि प्रॉब्लम ऐसे स्टेज पे पहुंच जाती है जहाँ पे फिर कभी कभी वो इशू जानलेवा भी हो सकता है। सो आज हमने स्पेशली इनवाइट किया डॉक्टर हम्माद अशरफ को, जो कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा डॉक्टर साहब, औखे सी टर्मिनोलॉजी है इसलिए एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दें कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उसके बाद फिर मैं ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजिस्ट, मतलब कौन से लोग आपके पास आते हैं? जी ऐसे ही है। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन और प्रॉब्लम ये है कि हम गलत डॉक्टर के पास चले जाते हैं गलत चीज़ के लिए। डॉक्टर बिल्कुल आला होता है लेकिन उसकी वो फील्ड नहीं होती। Absolutely. और फिर बेचारा पेशेंट घूमता रहता है पागलों की तरह। बाहर के मुल्क में सच्ची बात है, लोग कोई कहता है कि जी यू हैव दिस प्रॉब्लम, वो आपको खुद ही रिफ़र कर देते हैं किसके पास आपने जाना है। हमारे यहाँ ही होता है, लोगों को पता ही नहीं होता। इमरजेंसी में जाते हैं, इमरजेंसी हॉस्पिटल की जो होती है वहाँ पे थोड़ी बहुत दवाई दी लेके आ गए, उन्होंने आगे से कहा कि जी आपने ये चेक कराना है और फिर जब पता चलेगा तो फिर हम बताएंगे कि किस डॉक्टर के पास जाना है। वो दूसरा स्टेज कोई नहीं करता, उधर से जाके दवाई नुस्खा लेके इंजेक्शन लगा के घर आ जाते हैं। तो इसलिए स्पेशलिस्ट क्या क्या किस किस फील्ड के हैं हम कोशिश करते हैं मॉर्निंग एट होम में क्लियर भी करते जाएं। सो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट क्या करता है डॉक्टर? थैंक यू। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो निज़ाम जसको कहते हैं उर्दू में, मेनली मैदा, अंतड़ियाँ और जिगर के मामला जो हैं उनके साथ डील करते हैं। तो इसमें जैसे कि मैदे में बदहज़मी, तेज़ाबियत का मसला, खुराक की नाली के मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल और इसी तरह से अंतड़ियों की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं, अल्सर्स एग्जैक्टली, या दायमी बीमारियाँ हैं अंतड़ियों की, या अचानक से इन्फेक्शन हो जाते हैं वो हैं। लोगों के इंटेस्टाइन ट्विस्ट भी कर जाते हैं, बच्चों के हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। इसी तरह से तशख़ीस जो है ना मुख्तलिफ़ बीमारियों की, जैसे कि खुराक की नाली, मैदे या अंतड़ियों का कैंसर है, उसके लिए जो एंडोस्कोपी प्रोसीजर्स होते हैं वो, और उसके साथ साथ मैदा के साथ साथ जो जिगर है वो, और लबलबे के कुछ अमराज, पित्ते के कुछ अमराज, उनके साथ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डील करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर व्हाट इज़ अ ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजिस्ट? होता ये है कि पहले जब आप MBBS करते हैं तो उसके बाद आप इंटरनल मेडिसिन में स्पेशलिस्ट बनते हैं। उसमें बॉडी के सारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी जो सर्जरी के बगैर की ट्रीटमेंट होती है वो शामिल होती है। फिर जिन लोगों को ज़्यादा शौक़ होता है वो आगे जैसे कि आपको अपनी थैंक यू,
वो किसी एक ऑर्गन सिस्टम को यानी पर्टिकुलरली उसमें स्पेशलाइज करते हैं। तो इंटरनल मेडिसिन के बाद जब आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में आते हैं तो उसमें अगर आप मज़ीद अपना एक शोबा मुख्तस करना चाहें तो वो जिगर के अमराज जिसको हेपेटोलॉजी कहते हैं। फिर बहुत सारे अक्सर जो जिगर के अमराज हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं ट्रांसप्लांट के बगैर, जो 95% तक अमराज को बगैर उसके, तो वो जनरल हेपेटोलॉजी कहते हैं उसको। ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजिस्ट तब बनते हैं जब आप लिवर ट्रांसप्लांट की जो लुक आफ्टर है, उसकी असेसमेंट है, उसके लिए जब आप रेडी हो जाते हैं तो फिर। डॉक्टर साहब, लिवर ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में एक ज़रा नया अमल है, राइट? ये कितने अरसे से हो रहा है? 10 साल हो गए, 15? इतना भी नया नहीं है, तकरीबन इतना अरसा हो गया है कि पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट शुरू हुआ और अब तो काफ़ी हो रहे हैं, लेकिन उतने नहीं जितने हमारी पॉपुलेशन में ज़रूरत है। जी। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ये तो हो गया ना कि ट्रांसप्लांट तो फिर आखिरी स्टेज है, क्योंकि अगर ना हुआ खुदा न खास्ता और इतना सीरियस है कि ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो फिर आपकी डेथ हो जाती है। तो बिल्कुल लाइक लास्ट स्टेज है। शुरू करते हैं शुरू से। जिगर के सबसे कॉमन अमराज पाकिस्तान में क्या हैं? देखिए, बाहर के ममालिक के फ़र्क मसाइल हैं। जैसे हम लोग स्टोन बेल्ट पे हैं तो किडनी के स्टोन्स का बड़ा कॉमन हमारे इस इलाके में होता है, जो बाहर नहीं होता, इतना नहीं तो होता। उसी तरह पाकिस्तान में जिगर से रिलेटेड क्या अमराज है और जिगर कितना को अहम है हमारे जिस्म के लिए? पहले जिगर कितना अहम है, फिर मसाइल। जिगर तो यानी वाइटल ऑर्गन्स में से एक है। हम जिगर अगर फेल हो तो ज़िंदा नहीं रह सकते, तो ये तो इतना अहम है कि जैसे कोई भी बड़ा ऑर्गन जैसे ब्रेन है या हार्ट है, ठीक है, किडनीज़ में से भी एक हो तो दूसरे के साथ काम चल जाता है। अगर दोनों भी ना ठीक चल रहे हो तो फिर भी डायलिसिस हो जाता है, तो फिर भी लोग 10-15 साल जिंदगी कई साल तक डायलिसिस बाहर के चल ममालिक में सकता तो लोग पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं उस पे, हमारे यहाँ तो केयर नहीं करते, तो इस वजह से 10-15 साल होते हैं। लेकिन जिगर का ऐसा कोई डायलिसिस अवेलेबल नहीं है, और जिगर अगर काम नहीं कर रहा तो जब तक नया जिगर नहीं आएगा तो वो काम नहीं चलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, अल्लाह मियाँ ने हमारी बॉडी को बड़ा रिजिलियंट बनाया है, नो डाउट। बड़ा उसका बेड़ा गर्क करें और बड़ी मेहनत से बेड़ा गर्क करें तो तभी खराबी आती है। जी ऐसे ही है। आपका सवाल था कि पाकिस्तान में जिगर से मुतल्लिक कॉमन प्रॉब्लम्स कौन? पाकिस्तान में दो बड़े मसले हैं जिगर से मुतल्लिक। सबसे पहला है वायरल हेपेटाइटिस जिसको कहते हैं, हेपेटाइटिस सी पर्टिकुलरली और बी भी काफ़ी हद तक। मिस्र और पाकिस्तान दुनिया के आपस में मुकाबला रहता है कि किस में हेपेटाइटिस सी की शरह ज़्यादा है, और एक अंदाजे के मुताबिक 10 में से एक बंदे को हेपेटाइटिस सी का मर्ज़ लाग। अभी तो उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो बहुत आसान है और गोलियों के ज़रिए कुछ महीनों में ट्रीटमेंट हो जाती है। मसला तशख़ीस का आता है कि उसकी तशख़ीस नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप माइंड ना करें, जी। क्या क्योंकि HIV भी तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इसकी शरह बढ़ी हुई है, एंड शुक्र है कि अब हम इसके बारे में बात कर पाते हैं। एक वक्त था तो उस पे बात भी करने की इजाज़त थी, तो अल्लाह का शुक्र है, बीइंग द स्टेट चैनल, हमें इस पे भी अब बात। तो क्या HIV का भी इससे कोई जिस तरीके से हेपेटाइटिस बी और सी लगते हैं उसी तरीके से ही HIV का मर्ज़ लगता है, और कई मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों वायरसेस बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, कुछ में 3 भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसमें आपको पता ही है कि जो खून की मुंतकिली एक मरीज़ से एक हेल्दी बंदे में वो इसका बायस बनती है इन तीनों वायरसेस का, और वो खून की मुंतकिली पुराने ज़माने में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकती थी, और फिर और यानी कि जो सिरिंजेस का और एग्जैक्टली वो है, इसी तरह से डेंटल ट्रीटमेंट्स जो ड्रग्स में मुब्तला होते हैं अक्सर, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनमें बहुत कॉमन पाया जाता था। बड़े नॉर्मल लोग जिनको आप देख रहे होते थे घूमते फिरते, आपको पता चलता था कि ये तो नशे भी करते हैं, जिसकी वजह से उनमें और उनके जो भी और लोग ऑब्वियसली सारे अगर शेयरिंग पे हैं तो फिर तो एब्सोल्युटली। इसी तरह से दूसरा जो बड़ा मसला पाकिस्तान में जिगर से मुतल्लिक है वो है फैटी लिवर का। ये मुझे समझाएं, इट चुक्को ते फैटी लिवर निकलता है, रोड़ा भी चुको ते फैटी लिवर वही तो कह रही हूँ। ठीक है, वो तो इतना फिर भी बड़ी जेन नहीं थी, रोड़ी भी चुको तो एक फैटी लिवर निकलता है। क्या नॉनसेंस है? ये अगेन वेस्ट में ये मसला नहीं है, इतना नहीं है सर, वहाँ पे है, लेकिन उस तरह से रैम्पेंट नहीं है जिस तरह से हमारे पास है। हमारी जो खाने की रूटीन है ना वो इस तरह की है, माशाल्लाह खाने हमारे बन रहे हैं तो पैन में सबसे पहले ऑयल डलता है, फिर कोई और चीज़ डलती है। हालांकि कुकिंग के और भी मेथड्स हैं, स्टीम है, बॉयलिंग है, ग्रिल है,
लेकिन वो मेथड्स हमें अच्छा, मैं आपको पसंद मजे की नहीं बात आते। बताऊं, हम अक्सर जब शो पे बात करते जी, हैं, जी। जैसे कि अगर हमने बात की फ्राइज़ की, तो हम कहेंगे आप इन्हीं फ्राइज़ को अगर हेल्दी ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं तो आप स्वीट पोटैटो की, या जिसको हम वो भी कहते जी। हैं शक्करकंदी कहते शक्करकंदी हैं। कहते हैं। जी, जी। शक्करकंदी के आप चिप्स बना के एयर फ्रायर में बना सकते हैं, बना सकते बेक हैं कर लेकिन सकते हैं। जी आप बहुत सी चीज़ों को स्टीम करके बना सकते हैं। मछली ज़रूरी तो नहीं है कि उस पर सारे मसाले जाके आप उसको डीप फ्राई करें, आप उसको स्टीम भी तो कर सकते स्टीम हैं। भी कर सकते हैं, ग्रिल बेक भी कर कर सकते सकते हैं, ग्रिल कर हैं। सकते हैं। बिल्कुल, वो स्मोक्ड सामन मिलती है, इतनी वो मज़ेदार होती है। सर उसमें स्मोक्ड कोई सामन कौन अफोर्ड करता है? सामन बड़ी महंगी मछली है सर। हमारी आवाम ने खानी है। बट द पॉइंट इज अगेन, रव मछली भी जी। मैंने बनाई हुई है। जी। आप उसके ऊपर मसाला सारे लगाएं, जी। बेसन ना लगाएं सिर्फ उसके ऊपर, बिल्कुल और ऐसे। उसको ओवन में बेक यानी करें। कार्ब्स ना लगाएं, उसको लीन प्रोटीन जो इतनी अच्छी हेल्दी फूड है उसको अनहेल्दी ना करें जो लेकिन उसका। हम तो रहते ही ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पे दालों पे भी तड़का डलता है। बिल्कुल ऐसे। आप सब्जी साग भी में बना- भी आजकल सर्दियों के मौसम में जो है ना वो तड़के डलते हैं जी उसके। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही ये फूड और स्वीट जो भी है ना वो इतनी रेडिली अवेलेबल है, और ख़ास तौर पे जो मीठा है उसको तो हम किसी अपने कैलोरी के काउंट के खाते में ही नहीं लाते ना। वो तो चलते फिरते जो है ना, वो बच्चे ने 2 बिस्किट नहीं खाए तो वो उठाते हुए प्लेट उठाते हुए मुंह में डाल और लिए। डॉक्टर साहब देखिए, बिस्किट जिसमें सफ़ेद आटा जिसको हम मैदा कहते हैं, चीनी, बटर। जहर वाली चीज़ें और ऊपर से फैट, वो 3 चीज़ें आपने कॉम्बिनेशन में बच्चे को दे दी, जी। जो एक्चुअली हम कह रहे हैं कि जो आपने, और 10-15 साल के बाद उसी बच्चे ने उनको अवॉइड करना है डाइटिंग करते हुए, लेकिन आपने उसके फैट के सेल्स बना आप दिए। जानती हैं कि इस वजह से जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है वो इतनी ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान में। वहीं से तो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, और टीनेज में जो और है ना लोगों डॉक्टर को साहब, जब डायबिटीज़ हो डेवलप गया, हो रही जब है। बन गए फैट सेल्स, तो सारी जिंदगी वो बच्चा स्ट्रगल करेगा। ऐसे ही। मैंने भुगता है ना। मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह, अल्लाह उसको जिंदगी दे, सेहत दे, इज 18 इयर्स ओल्ड, ही इज गॉन ऑफ टू कॉलेज, बट उसका है वेट का इशू, इसलिए क्योंकि वो पहला बच्चा था, हमारी फैमिली में पहला था। और हमारे मुल्क में लव लैंग्वेज है खाना खिलाना। या चॉकलेट्स हैं बच्चों के लिए। मेरे बच्चे को मैंने चॉकलेट नहीं दी थी डॉक्टर साहब। उसको पहली चॉकलेट उसके किसी, मैं नाम नहीं लूंगी, एक रिलेटिव नहीं दी थी। उसके मुंह में केक का पीस डाल दिया गया 6 माह पे, जबकि बनता ही नहीं था। जी जी। बनता ही नहीं था। 6 माह के बच्चे के मुंह में केक का पीस क्यों डाला भाई? मतलब एक निवाला डाल दिया। मैंने कहा बच्चे के टेस्ट बड्स नहीं डेवलप करेगा, वो चीनी वीनी ये बकवास नहीं खाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मसलन चीनी हम तो जरूरत ही नहीं है हमारी बॉडी की। मिर्च आपको- मसाला खाते हैं हम, अरब या यूरोपियंस वो नहीं खाते, वो ब्लेंड बिल्कुल खाते हैं। उनके बच्चों के टेस्ट बड्स वो उन्हें वही टेस्टी लगता है, बल्कि वो ये वाला खा लें तो उनको ऐसे तेजाबियत और बदहज़मी शुरू हो जाती है। तो टेस्ट बस जैसे आप डेवलप कर लें बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, विच आर द डेंजरस बीमारियां जो किसी इंसान को ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जाती हैं? क्योंकि ये बड़ी स्कैरी बात है कि हर दूसरे घर में कहते हैं कि जी वो कह रहे हैं कि जी इनका जिगर का ट्रांसप्लांट होगा। तो वो कौन सी बीमारियां हैं या कौन सी चीज़ें हैं जो हमें जिगर के ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जाती हैं? वो लास्ट स्टेज हुआ ना, दवाइयों से तो फिर मसला हट गया। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये जो जिगर के ट्रांसप्लांट की तरफ हमें चीज़ लेके जाती है ना, एक्चुअली वो होती है तशख़ीस में देरी। बीमारियां यही तीनों चारों हैं जिनका हमने जिक्र किया। फैटी लिवर, हेपेटाइटिस बी एंड सी, और रेयर कुछ ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो रेयर हैं। एक्चुअली इनकी तशख़ीस में जब देर होती है या इलाज में देर होती है तो ये खामोश कातिल की तरह अंदर ही अंदर जिगर को ख़राब करती रहती हैं। जिगर उनको रिपेयर करने की कोशिश करता है तो काम चलता रहता है, लेकिन 10, 15, 20 सालों के बाद मज़ीद रिपेयर की गुंजाइश नहीं रहती, और उसके बाद जिगर बिल्कुल सुखड़ जाता है, सिरोसिस हो जाता है, फिर उसकी पेचीदगियाँ अपनी शुरू हो डॉक्टर जाती साहब, हैं। व्हाट इज लिवर सिरोसिस? सिरोसिस आई हैव हर्ड इट द टर्म मेनी टाइम्स। जी, जी। एग्जैक्टली सिरोसिस होता क्या है? होता ये है कि नॉर्मली लिवर एक बड़ी सॉफ्ट सा ऑर्गन है, हाँ जी। ठीक है। उसके अंदर से ब्लड फ्लो हो के एक स्पॉन्ज की जिगर तरह। कलेजी है ना? जी बिल्कुल। तो आप लोगों ने देखे, हमने मुर्गी वगैरह की कलेजी देखी जी है, बिल्कुल सॉफ्ट वो एक। बिल्कुल सॉफ्ट सी, जी ऑलमोस्ट ऐसे। लाइक जेली टाइप सॉफ्ट। जो हमारी इंटेस्टाइन से फासद मादों के साथ ब्लड आता है ना, जिगर के अंदर जैसे एक स्पॉन्ज है ना, छन्नी की तरह वो छलने की तरह वो गुजर के तो फासद मादे उधर जिगर उनको फ़िल्टर कर देता है और साफ़ खून दिल की तरफ भेज देता है। डॉक्टर साहब, वो फिल्टर करके जाता कहाँ है? दिल की तरफ, ताकि दिल वापस साफ़ खून और जो बाकी गंदा है अज़ा को। वो वो फासद मादों को ना जिगर प्रोसेस करता है, जैसे फिल्ट्रेशन प्लांट होता है ना, और उनको वो पेशाब पखाने के अच्छा, रास्ते उसमें वो निकल जाता उसमें है। वो निकाल देता अच्छा, है। ठीक है। ठीक हो गया। तो जिस वक्त जिगर की बीमारी
आहिस्ता 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 बढ़ती है तो जिगर बिल्कुल जब सिकुड़ जाता है और उसका साइज़ छोटा हो जाता है और वो सख्त हो जाता है, उसको सिरोसिस कहते हैं। तो वो फिर सॉफ्ट नहीं रहता तो उसके अंदर से ब्लड नहीं गुजर सकता। फिर वो जैसे यूँ समझ लें कि मोटरवे बंद हो जाती है, छलनी ब्लॉक होगी तो उसके ऊपर से ओवरफ्लो होगा। भाई आपने कभी देखे, कभी छन्नी में सूप आप डालें छानने के लिए तो वो एक पॉइंट आता है कि वो तेजी से जाता है और फिर जब उसके अंदर पीसेस वगैरह आने शुरू हो जाते हैं तो फंस जाते हैं बिल्कुल और फिर वो और एक पॉइंट आता है कि फिर आपको चम्मच घुमा घुमा कर उसको नीचे करना, बट फर्क ये है कि अब आप जिगर में तो नहीं चम्मच घुमा सकते जी ऐसे ही। और फिर अगर आप देखें कि एक स्टेज वो भी आती है कि चम्मच घुमाने की भी गुंजाइश नहीं, वो इतनी पत्ती या जो भी चीज़ है हो गया वो सब फुल हो गया तो ओवरफ्लो हो गया, वो बाहर गिरना शुरू हो गया। अगर आप मुसलसल, क्योंकि ब्लड तो कंटिन्यूसली फ़्लो में है, तो ऐसी सूरत में फिर ये होता है कि खून की उल्टियाँ मरीज़ों को आना शुरू हो जाती हैं, काले पखाने, वो भी खून की। डॉक्टर साहब ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ बात जा रही है, सिम्टम्स क्या हैं, फिर उसमें क्या मामलात होते हैं, रिकवरी, ये सारी चीज़ें। इसलिए क्योंकि व्यूअर्स, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जो अफोर्ड भी करते थे, उन्होंने सर्जरी नहीं करवाई और उनकी अम्मी या अब्बू या किसी करीबी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई सिर्फ ऑपरेशन के डर से। तो अब तो दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है व्यूअर्स, की होल से सर्जरीज हो जाती हैं। क्या ये सर्जरी भी क्या की होल से हो सकती है? ये सारी डिटेल्स हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर हम्माद अशरफ हमारे साथ हैं, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप सिम्टम्स बता रहे थे जिनका मतलब है कि कुछ बड़ा ही सीरियस प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन आपने ब्रेक से पहले कहा खून की उल्टी। तो डॉक्टर साहब, कभी कभी तो बंदे के जब गला ज़्यादा ख़राब हो तो उसमें भी खून आ जाता है। अब आपको कैसे पता चले? होता है ना जब बहुत गला सोर थ्रोट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंसान खांस रहा होता है, तो उसमें भी कभी कभी हल्का हल्का ब्लड आपकी खांसी में या स्पुटम में आ जाता है। जी, वो तो बहुत मामूली मिकदार में बलगम के साथ आपको नज़र आए, एक रस्टी स्पुटम। जो अलामात हैं जिगर की बीमारी की एंड स्टेज की, कि जहाँ पे आगे हमें ये नज़र आ रहा होता है कि ट्रांसप्लांट के बगैर आने वाले महीनों या सालों में इस मरीज़ का गुजारा नहीं होगा, वो 4-5 ही हैं। उनमें से जो एक सबसे कॉमन यूँ समझ लें वो ये है कि पेट में या ख़ास तौर पे ये टखनों के ऊपर पानी का जो है ना, वाटर रिटेंशन है, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। ये पेट वाले पानी को असाइटिस कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, या उसको एडिमा कहते हैं, जो टखनों पे पानी। एक तो हो गया ये। दूसरा, बार बार मामूली मिकदार में या बहुत ज़्यादा मिकदार में अचानक खून की उल्टियाँ या काले पखाने आना। वो होता ही है कि जैसे मैंने जिक्र किया था कि खून की कुछ नालियाँ जो है ना वो सूज जाती हैं। जब लिवर के अंदर से ब्लड नहीं जाता तो वो छोटी नालियों में से जाने की कोशिश करता है, तो उनमें इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वो इतना प्रेशर ब्लड का बर्दाश्त कर सकें, फट जाती हैं। उसके बाद कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें ब्रेन के ऊपर थोड़ा असर हो जाता है, उसको एंसेफलोपैथी बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, लेकिन मरीज़ की कंसंट्रेशन की एबिलिटी, मैथमेटिक्स की सिंपल मेंटल मैथ्स की एबिलिटी, सोने का जो पैटर्न है वो बदल जाता है, और बाज़ औक़ात तो अगर ज़्यादा लिवर ख़राब हो तो कोमा किसी स्टेज भी आ जाती है। और समटाइम्स कोऑपरेटिव नहीं रहता पेशेंट, इस तरह की बातें। फिर खून या बहुत पतला हो जाता है या बहुत गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि जिगर ने बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स बनानी होती हैं जो यूँ समझ लें कि या तो खून को के उसके बहाव को रोकने में मदद करती हैं, या उसको यानी उसके बहाव को, उनका बैलेंस ख़राब हो जाता है। इसी तरह से एंड स्टेज पे जिगर का कैंसर भी बन जाता है सिरोसिस में, और उसमें आम तौर पे शुरू में अलामात नहीं आती, जब बहुत एडवांस स्टेज हो जाता है अलामात तब आती हैं। तो वो पेशेंट जिसको सिरोसिस डायग्नोज्ड हो, उनको अपने हेपेटोलॉजिस्ट के साथ बड़ा क्लोज रिलेशनशिप रखना पड़ता है, ऑलमोस्ट मंथली या एवरी अदर मंथ बेसिस पे। नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा नहीं है डॉक्टर साहब, इतना तो हार्ट के डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है अगर ज़रा सीरियस प्रॉब्लम हो। मतलब डेली वाली चीज़ जो है वो लोगों के लिए मुश्किल होती है, बट वंस अ मंथ तो बंदा चला ही जाता है। जी ऐसे ही। उसमें कुछ यानी मॉनिटरिंग के लिए रेगुलर टेस्ट वगैरह, हर 3 से 6 माह के दरमियान में अल्ट्रासाउंड स्कैन के कोई नया उसके अंदर कैंसर डेवलप हो रहा है तो वो अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट किया जा सके और उसकी ट्रीटमेंट की जा सके। अब डॉक्टर साहब बात आ गई सर्जरी पे। जी। तो
मैंने सुना है कि कुछ हिस्सा भी कभी निकाला जाता है और कभी कभी पूरा भी निकाल दिया जाता है, तो थोड़ा ये भी बता दें कि जिगर की किस किस किस्म की सर्जरीज होती हैं। हम फोकस कर रहे हैं ट्रांसप्लांट के ऊपर, और एक्चुअली बात यह है कि ट्रांसप्लांट को हद्दुल वसा जहाँ तक मुमकिन हो अवॉइड करना चाहिए। उसकी अपनी रीजंस हैं इसीलिए तो क्यों। पूछ रही थी क्योंकि डॉक्टर साहब मैंने ये भी सुना है कि अगर आप अपने जिगर का अगर ज़्यादातर हिस्सा भी निकाल दें, थोड़ा सा पोर्शन भी छोड़ दें, तो वो रीजेनरेट कर जाता है। एक हद तक उसमें दो चीज़ें हैं। पहले तो ये कितना हिस्सा निकाला गया, और दूसरा ये कि बाकी जो हिस्सा था उसमें एबिलिटी थी रीजनरेट करने की या नहीं। तो जो हिस्सा अगर निकाला जाता है तो ज़्यादातर इसलिए जिगर का हिस्सा निकाला जाता है कि उसके अंदर एक छोटा कैंसर डेवलप हुआ होता है। अदरवाइज़ लिवर का अपना फंक्शन इतना ख़राब नहीं होता, और सर्जरी से पहले इस चीज़ की मुख्तलिफ स्कैन्स के ज़रिए असेसमेंट की जाती है कि अगर इतना हिस्सा निकाल देंगे तो पीछे वॉल्यूम लिवर का इतना रह जाएगा कि ये उसको कवर अप कर लेगा। और एडवांस तरीके हैं जिसमें एक तरीका ये होता है कि जिगर की एक वेन होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, तो उससे ये होता है कि बाकी का जो जिगर वो वाली साइड है वो ज़रा बड़ी हो जाती है उसकी रीजनरेशन के नतीजे में। तो पहले उसको बड़ा कर लिया जाता है एब्सोल्युटली। तो दूसरी तरफ वाला जहाँ पे निकालना होता है वो थोड़ा सुकड़ सा जाता है, तो उसको निकालना आसान हो जाता है। गुर्दों में भी ऐसे होता है ना, अगर एक गुर्दा रिमूव करो तो वो जो दूसरा गुर्दा है वो सुपर किडनी बन जाता है बिल्कुल, बहुत से वो तो केसेस में। जी। अच्छा, तो अब डॉक्टर साहब, अब ट्रांसप्लांट पे आ गई है बात। जी। डॉक्टर ने कहा है ट्रांसप्लांट करना है, अब क्या होगा? पेशेंट इस खौफ के मारे ही जी सर्जरी नहीं कराता। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ऑफ कोर्स इसके लिए? ठीक हो गया। मतलब जिगर भी तो चाहिए ना कहीं। सबसे पहले तो हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। सबसे पहले तो ये उस मरीज़ की असेसमेंट होती है कि आया ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऑप्शन है। दूसरी ये होती है कि क्या ट्रांसप्लांट जैसी मेजर सर्जरी बर्दाश्त करने की जिस्म में सलाहियत है, यानी इतने रिज़र्व्स हैं बाकी ऑर्गन्स में, लंग्स में, बॉडी में, मसल्स में, कि वो एक मेजर सर्जरी को बर्दाश्त कर सकें। जब ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो फिर ये सवाल होता है कि नया जिगर कहाँ से आएगा। दुकान में तो नहीं मिलता ना? काश मिलता हो। और अल्लाह ना करे डॉक्टर साहब। स्टेम सेल वाले, हाँ, स्टेम सेल वाले जिंदाबाद। काफ़ी रिसर्च इसके ऊपर कर रहे हैं, लेकिन बहुत अर्ली स्टेज और पे उन्होंने अभी। जानवरों का भी डालने की कोशिश की और कुछ सक्सेसफुल हुए, बट वो हमारे यहाँ अप्लाई नहीं करता बिकॉज वो जानवर ही कुछ ऐसा था। सो बातें ये हैं कि एक्चुअली तो आपको एक और ह्यूमन बीइंग का चाहिए। जी ऐसे ही। और हमारे यहाँ ये नहीं है कि अगर किसी ने आके डोनेट कर दिया अपना जिगर तो आपने क्या इस केस में, क्योंकि डॉक्टर साहब एक हिस्सा लेना होता है ना जिगर का। जी जी, अब मैं बताता हूँ आपको कि बाहर की दुनिया में ज़्यादातर क्या होता है कि उसको कहते हैं कैडावेरिक लिवर ट्रांसप्लांट, यानी कि एक मरीज़ जो अदरवाइज़ फौत हो गया है बट जिंदा रखा हुआ है वो, बट जिंदा रखा हुआ है, या ऑर्गन डोनर। जी एग्जैक्टली। तो मौत से जस्ट पहले उनका पूरे का पूरा जिगर निकाल के मरीज़ का पूरा जिगर की जगह उसको फिक्स कर दिया। मैं पाकिस्तान में भी ऑर्गन डोनर की लिस्ट में हूँ और मैं कनाडा में भी हूँ, दोनों जगह गए, यहाँ होंगे या वहाँ होंगे, जहाँ पे भी लाइकवाइज मेरे वो जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है इंग्लैंड का, उसके ऊपर Exactly, उसके ऊपर ऑर्गन डोनेशन कार्ड है, और उसमें एनी ऑर्गन है, स्किन, कॉर्निया, Eyes, एनीथिंग जो anything। चाहिए। अब देखिए, मुझे ईदी मरने सा- के बाद इस बॉडी की कोई ज़रूरत कोई नहीं, किसी ज़रूरत के नहीं। काम आ जाए तो और क्या चाहिए। यही तो बात लोगों को समझ नहीं आती। हम तो खून नहीं डोनेट करते जो कॉन्स्टेंटली हमारा वो हो रहा होता है, ये एवरी 6 हमें- मंथ्स आप खून दें, वो इट्स इन यू टू गिव। इसको कहते हैं स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो जब भी किसी मरीज़ को खून की ज़रूरत पड़ती है तो वो सब रिश्तेदार जो पहले उन्होंने जमघटा बनाया होता है वो ऐसे, वो पंजाबी में कहते हैं तितर बितर हो जाते हैं कि उसके बाद कोई नज़र नहीं आता। अच्छा, पाकिस्तान में चूँकि वो इतना यानी इस्टेब्लिश नहीं है, ऑल्दो माशाल्लाह हमारे जो इदारे हैं उन्होंने कोशिश की है और कुछ इस तरह से यानी ट्रांसप्लांट किए भी हैं कैडावेरिक, लेकिन मोस्टली यहाँ पे लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट की प्रैक्टिस है। और उसमें आपके किसी अजीज़ रिश्तेदार से उसका पहले एथिकल अप्रूवल आता है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी है उनके थ्रू। फिर उस मरीज़ की असेसमेंट होती है कि मरीज़ के वज़न और साइज़ के हिसाब से जो डोनर है उसका वज़न और साइज़ इतना है कि उसका अगर आधा या उससे कुछ कम या कुछ ज़्यादा जिगर निकाल दिया जाए तो डोनर को भी नुकसान ना हो और मरीज़ का भी फ़ायदा हो जाए। फिर उसकी असेसमेंट ये होती है कि क्या डोनर भी एक मेजर सर्जरी बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको खुदा न खास्ता कोई और बीमारी तो नहीं है और उनका लिवर हेल्दी है इतना कि वो
ये ना हो कि एक बीमारशुदा फैटी लिवर ये एक मरीज़ को दे दिया जाए। अब यही तो बात है ना, यही तो लम्हा फिक्रिया है। हर दूसरे बंदे को डायबिटीज़ है, हर दूसरे बंदे का जिगर फैटी है, तो अगर कोई अपना देना भी चाहे, इसीलिए तो व्यूअर्स शुरू में जब बात की कि ज़िंदगी के अगर कुछ की पॉइंट्स हैं तो उसमें अपनी सेहत का ख्याल रखना टॉप पे होना चाहिए, क्योंकि अपनी ज़ात के लिए नहीं तो अगर कल को किसी के भी काम आना है। अब हम दोनों अगर ऑर्गन डोनर्स हैं डॉक्टर साहब और मैं, तो उसका फ़ायदा क्या अगर एंड में जब वो ऑर्गन चेक करें तो कर लो जी इनका तो इंजर पिंजर ही किसी जोगा नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, अगर कुछ अच्छा करना है तो फिर जेन्युइनली अच्छा करें ना जी। ये बदनीयती वाला अच्छा क्या है? बिल्कुल सही बात है। सो अच्छा, अब मिल गया आपको ट्रांसप्लांट के लिए बंदा। अक्सर लोग जिगर इसलिए नहीं देते क्योंकि वो ये घबराते हैं कि हमने जिगर दे दिया तो हम ना मर जाए। सिंपल बात है। ईमानदारी से अगर कहें तो हम कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि डोनर की डेथ का चांस 0% है। 0% तो बहुत कम है, बहुत कम है। और आजकल इतनी अच्छी वॉल्यूमेट्री उसको कहते हैं, इतनी अच्छी असेसमेंट हो जाती है कि डोनर को नुकसान पहुंचने का रिस्क बहुत कम है, लेकिन है तो सही। तो इसलिए भी लोग घबराते हैं देने से। लेकिन उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे पाकिस्तान में इंशाल्लाह मेडिकल फील्ड में तरक्की होती है तो हम जो यानी डिसीज़्ड डोनर है उनके ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट कर पाएँ। तो जितने लोगों को ज़रूरत है वो हम उनको एज़ सून एज़ पॉसिबल, इससे पहले कि वो वेटिंग लिस्ट पे ही अल्लाह को प्यारे हो जाएं, उनको एक नई ज़िंदगी का तोहफ़ा दे सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्जरी जी कितनी डेंजरस है और फिर उसकी रिकवरी क्या होती है और फिर आप ज़िंदगी कैसी जीते हैं? जिस तरह हमने जब किडनीज़ की बात की तो यही बात हमें एक्सप्लेन की गई कि भाई पहला साल तो एक्सट्रीम एहतियात एंड लॉट्स ऑफ दवाइयाँ सारी लेनी पड़ती हैं, लेकिन वो मेडिकेशन सारी ज़िंदगी ही कंटिन्यू करती है बेसिकली। तो क्या लिवर के क्या मामलात होते हैं फ्रॉम सर्जरी टिल यू द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? थैंक यू। जो पहले तो है कि सर्जरी 8, 10, 12 घंटे की 2 सर्जरीज। सर्जरी के बाद जो पहला हफ्ता है वो एक बड़ा क्रिटिकल हफ्ता होता है, जिसमें हमें सर्जरी से रिलेटेड जो नए 4-5 जॉइंट्स बनाए हैं, वेंस का है, बाइल डक्ट्स का है, आर्टरी का है, उनकी ज़रा केयर कि वो लीक ना हो जाएं, वो तंग ना हो जाएं। और पेशेंट अस्पताल में ही होता है? अस्पताल में होता ठीक है। आमतौर पे एक हफ्ता यूजुअली 10 दिन तक मरीज़ घर चले जाते हैं। ठीक है। तो रिकवरी जनरली बड़ी क्विक होती है, क्योंकि जो ही नया लिवर काम करना शुरू करता है तो वो जो सारे प्रोसेस रुके हुए थे पुराने लिवर की वजह वो से चल पड़ते हैं। वो चल पड़ते हैं। तो सिर्फ जो इश्यूज आते हैं ना, वो एक आपने रिजेक्शन की बात की, शुरू में ज़रा रिजेक्शन का ज़रा ज़्यादा होता है। कुछ पेन किलर दवाइयाँ, कुछ एंटीबायोटिक वगैरह दवाइयाँ होती हैं, और ये पेन किलर एंटीबायोटिक्स 1-2 हफ्ते के बाद, 3 के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। फिर मेनली जो मेडिसिन रह जाती हैं वो रिजेक्शन की प्रिवेंशन के लिए रह जाती हैं। शुरू के टाइम में उनकी डोज ज़रा ज़्यादा होती है, तो इसलिए ज़रा ज़्यादा केयरफुल और क्लोज़ फॉलो अप रखना पड़ता है। 3 महीने के बाद जिगर को, नए जिगर को बॉडी एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है, तो उन दवाइयों की जो डोज़ होती है वो काफ़ी मिकदार में कम हो जाती है। लेकिन किसी का जिगर का तोहफ़ा लेके आप उसको ज़ाया कर दें तो बड़ी ज़्यादती की बात है। तो इसलिए उसके बाद जो दवाइयाँ रिजेक्शन को बचाने के लिए साल तक मुसलसल सारी ज़िंदगी खानी है, हर ट्रांसप्लांट करवाने वाले को उसकी कमिटमेंट रखनी चाहिए कि अगर आपने किसी को ज़िंदगी और मौत के उसमें रिस्क में डाला है, मतलब मौत के मुंह से आपको निकाला किसी और ने अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाल के जी, तो एटलीस्ट लिहाज तो कर लें। इट्स बेसिक लिहाज। बिल्कुल। सो अल्टीमेटली डॉक्टर साहब, आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं हल्का सा इस बात का पहले ज़िक्र भी किया और अभी मैं फाइनल बात ये कहना चाहता हूँ कि बेशक लिवर ट्रांसप्लांट एक बड़ा कामयाब ऑपरेशन है, लेकिन ये मरीज़ और मुआलिज की दोनों की एक लिहाज से नाकामी है। अगर हम इन बीमारियों को जो ट्रांसप्लांट की वजह बनती हैं जल्दी तशख़ीस कर लें, टाइम से इलाज कर लें, तो ट्रांसप्लांट की नौबत ना आए। और जब भी कोई लिवर डिज़ीज़ बनने का रिस्क हो, जैसे कि फैटी लिवर है या वायरल हेपेटाइटिस, आपके फैमिली मेम्बर किसी को हेपेटाइटिस है, अपना टेस्ट
सरकारी अस्पताल में मुफ्त भी हो जाता है। हेपेटाइटिस सी की हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मुफ्त दवाइयाँ भी मिलती हैं। तो इशू बजटिंग का नहीं है, इशू वही है कि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। सो वही वाली बात है ना व्यूअर्स, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन द क्योर। हमारा तो ये स्लोगन रहा है जब से मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया है, अब तो कह सकती हूँ कि डेकेड्स अगो। देखिए व्यूअर्स, जान है तो जहान है। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रख सकते हैं और उससे बढ़ के अपना ख्याल रख सकते हैं। अपना ख्याल रखने में बड़ी बेसिक चीज़ें आ जाती हैं, अच्छी खुराक का इस्तेमाल, एक्सरसाइज करना, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, नींद को पूरा करना, स्ट्रेस लेवल को कम रखना। बट अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो वैसे ही स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाएंगे, बिकॉज कोर्टिसोल आपके सिस्टम में कम होगा और एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे। ये सारी बातें बड़े अरसे से करती आ रही हूँ, अब अगर आप फॉलो करनी शुरू कर दें तो कितनी अच्छी बात होगी। जहाँ पे हमने ये बात की डॉक्टर साहब से, अब ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ट्रैफिक से रिलेटेड। कहेंगे ट्रैफिक से रिलेटेड क्या बात करेंगे भाई? ट्रैफिक रूल्स शायद हम सबको भूल गए हैं, तो ज़रा रिफ्रेशर कोर्स होगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई इस वक्त ऐसे दो लोग हमारे सेट पे हैं, मुझे तो बड़े पसंद हैं, लेकिन अक्सर लोग जब इनको देखते हैं तो कुछ हवन्नक से हो जाते हैं, मूड भी ख़राब हो जाते हैं, एटीट्यूड भी दिखाते हैं, और जब किसी चीज़ की माफ़ी दिलवानी होती है तो स्वीट भी बड़े हो जाते हैं। ये वाहिद लोग हैं जो लोगों के हर किस्म के मूड स्विंग देखते हैं। नहीं, हमारे साथ माहिर नफ्सियात नहीं हैं, हमारे साथ कुछ ट्रैफिक की दुनिया के लोग हैं। हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई, बहुत ही अकम्पलिश्ड यंग मैन, ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद आमिर हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। अस्सलाम सर। एंड देन प्यारी सी लेडी ट्रैफिक वार्डन आसमा इफ्तिखार हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आसमा। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो इसी का जवाब दे दें कि लोग आप लोगों को देख के इतने इमोशन से क्यों गुजरते हैं? कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई चीखता है, कोई मिन्नत करता है, कोई सड़ी बूथी बना लेता है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? इतने मूड तो माहिर नफ्सियात नहीं देखते जितने आप लोग देख लेते हैं। सर ऐसा होता है कि हम रोड के ऊपर खड़े, रोड के ऊपर लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हैं, और जो कानून को फॉलो करता है उसे हम बिल्कुल ही बातें हैं, और जो कानून की वायलेशन करता है उसे हम दोनों आंखों से नहीं बातें। तो ये एक साफ है कि आवाम जो है हमारी इस चीज़ को इस तरह से देखती है कि रोड के ऊपर अगर ये वार्डन खड़ा है तो इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि इसने चालान करना है। हालांकि हम चालान नहीं अच्छा, करते। लोग ये भी कहते हैं, सॉरी जी, जी। कि एक कोटा होता है जो इन लोगों ने पूरा करना होता है। कोई कोटा होता है, आज क्लियर कर दे। डेफिनेटली मैम, इस तरह का कोई भी इशू नहीं है कि हमारा कोई कोटा हो, नहीं है। हो ना, आज दा कोटा पूरा करना है। अक्सर शक्ल देख रहे, कौन सा कोटा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि हमने कोटा पूरा करना है। अगर मैं रोड के ऊपर अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, 8 घंटे मुझे अपनी ड्यूटी करनी है, तो अगर मैं वहां पे खड़ा हूं तो क्या मेरे सामने इतना ही डिसिप्लिन ये सोसाइटी हो चुकी है कि किसी ने कोई वायलेशन नहीं की? आप देखिए मोस्टली लोग जो हैं, अगर मैं गाड़ी की बात करूं, सीट बेल्ट नहीं लगाते, नंबर प्लेट जो है वो टेम्पर्ड है, उसके बाद मोटरसाइकिल वाले जो हैं किसी के इंडिकेटर्स नहीं है, बैक लाइट नहीं है, मिरर्स नहीं है, हेलमेट नहीं है, काले शीशे हैं। जी जी, ये सारी चीजें जो हैं ये शामिल हैं इस चीज में कि ये वायलेशन है। तो क्या मैं खड़ा वहां पे रह के सिर्फ ट्रैफिक मैनेज कर रहा हूं? मैं इसके ऊपर उसको टिकट भी इशू करूंगा कि आप रोड के ऊपर ये ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपनी ये चीजें जो हैं गाड़ी से रिलेटेड ये कंप्लीट करें। तो इस बात के ऊपर उनको वायलेशन चालान है। और बात ये कि वायलेशन और चालान के अमाउंट भी इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि लोग सीरियस नहीं ले रहे थे। जी बिल्कुल ऐसे ही 500 रुपए खैर है, 4 दफ़ा अपना वायलेशन कर दी मोटरवे पे, 6 दफ़ा वायलेशन कर दी एक ही महीने के अंदर, एक ही शहर के अंदर रहते हुए। आई मीन इट्स रिडिकुलस। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये जो अमाउंट बढ़ाई है इससे काफी लोगों के ऊपर असर पड़ा है। शुक्र है, बिल्कुल असर पड़ा है इसका। अब लोग जो हैं, पहले इसके ऊपर था हेलमेट का 200 फाइन था, अब 2000 कर दिया गया है। इसी तरह वन वे का जो था वो भी बढ़ा के 2000 कर दिया गया है। कुछ इस तरह से हमारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमने जो है कोड है, फाइन जो है 2000 की है, तो जिसके ऊपर काफी असर पड़ा है लोगों के ऊपर कि अब वो वायलेशन करते हुए भी। भाई 200 रुपए का तो आजकल बर्गर नहीं आता, तो बात ये कि चीज ऐसी तो होना कि चुभे। बिल्कुल है। अच्छा, अंडर एज ड्राइविंग पे अब तो प्रॉपर जो है उसके ऊपर स्टेप्स लिए जाते हैं। जी जी। पहले तो माँ, अच्छा सबसे मजे की बात यह कि आसमा आपने भी नोटिस किया होगा कि अंडर एज ड्राइविंग में गाड़ी की चाबी माँ बाप देते हैं, बच्चे लेके नहीं निकल जाते।
एक्चुअली माँ बाप खुद देते हैं कि भाई अब बच्चा हो गया 13-14 साल का, तो चलो तुम भाई बहन को जाके पिक कर लो। मेरा बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं अपने बेटे हमजा को लेके आ रही थी। अब हमजा माशाल्लाह 18 साल का हो गया, तो प्रॉब्ली 16 साल पुरानी बात, 2 साल का, पीछे कार सीट में बच्चा बैठा हुआ। मेरे साथ पीछे जो बच्ची संभालती थी शुमाइला, वो बैठी, उसको हमने वो सीट बेल्ट पहन के बैठी हुई, मैं फ्रंट सीट पे गाड़ी चला रही विद सीट बेल्ट। अगर मैंने सीट बेल्ट ना पहनी होती तो भैया खुदा की कसम मैंने खिड़की से बाहर जाना था, क्योंकि एक बच्चा को 13 मैक्सिमम 14 इयर्स का होगा, उसने इतनी जोर से गाड़ी निकाली है अपने, मतलब उसे टर्न कर रहा, हम गलियों के अंदर, मुझे आज भी आता है, गाड़ी में सीधी जा रही है, उस बच्चे ने टर्न की है गाड़ी और इतनी स्पीड से की है कि मेरी गाड़ी को उसने मारा। मेरी गाड़ी घूमती 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 जाके एक तरफ लगी, वो जाके खंबे में लगा। मैं गाड़ी से निकली, मैं भागती भी गई, मेरी इतनी बुरी, मेरी राइट नी कैप डिसलोकेट हो गई। गोडे को पकड़ के, अल्लाह का शुक्र है हमजा ठीक था, वो बच्ची ठीक थी, उनको चेक करके गाड़ी से निकली। उनके पास बच्चा गाड़ी से निकला मुझे गालियां निकालते हुए, 14 साल का बच्चा, 15 साल मैक्सिमम 15 का होगा, चले मैं 13 कम कह रही हूँ, 14 15 से ज्यादा का वो नहीं था। और उसके जब माँ बाप आए आसमा, उन्होंने उससे ज्यादा बदतमीजी की, और मेरे सामने उसके बाप ने चाबी उससे पकड़ ली और कहा कि तुम साइड पे हो जाओ। मतलब सबसे बड़ी गलती तो मतलब आप बताएं इसमें कितनी कितनी गलत चीज़ें थी, आप मुझे बताएं। सबसे बेसिक चीज़ इसमें ये समझती हूँ मैं कि ये पेरेंट्स का कसूर है। बच्चे इस एज में काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं, वो फ़न लविंग होते हैं, नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। उन्हें तो ये चीज़ अच्छी लगती है कि हम ड्राइव करें, बाइक ले जाएं, हम लोग गाड़ी बाहर लेके जाएं, चाहे अभी वो टीन एज हैं, मतलब अभी 13-14 साल के हैं, वो चलाना शुरू कर देते हैं। भाई पिछला पूरा साल जब तक वो 23 मार्च को उसकी बर्थडे होती है, मिन्नत तरले आपके साथ ये वो, मैंने कहा नहीं करना, बिल्कुल ऐसे मैंने कहा मैं बैठ के टीवी पे ये बात करती हूँ। मतलब कितनी को शर्मिंदगी की और कितनी गलत बात है कि मेरा ही बेटा गाड़ी चला रहा हो बिफोर 18। देखिए जुगन, आप अपने बच्चे को कभी गन नहीं देंगे कि इसे आप अपनी कनपट्टी पे रखो और फायर कर लो। इसी तरह बाइक और गाड़ी भी ऐसी चीज़ है, वेपन है। ये एक मशीनरी ऐसी है, आप उन्हें कभी, अगर आपको उनकी जान की हिफाजत, आपकी परवाह है, तो आप उन्हें कभी भी चाबी नहीं देंगे। ये सरासर पेरेंट्स का कसूर है, वो अपने बच्चे को क्यों इजाज़त देते हैं। मैं नहीं समझती कि कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के नॉलेज के बगैर गाड़ी लेके निकल जाता है। तो ये इस पे केस भी पेरेंट्स पे ही होता है, क्योंकि कम उम्र बच्चे पे तो FIR भी नहीं लॉन्च होती, तो उसके ऊपर जो FIR होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ पेरेंट्स पे होती है। तो ये काफ़ी सख्त रूल है इस पर, ख़ास तौर पे जब आपको पता है अभी पिछले दिनों 6 लोग, एक टीनेज लड़के ने एक्सीडेंट किया था और पूरी फैमिली उसमें डेथ हो गई थी उनकी। तो उसके बाद इस रूल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्ती की गई है। अब तो काफ़ी ज़्यादा सख्त रूल हैं और काफ़ी उसमें बेहतरी। और ये लास्ट ईयर का ही वाक़या है, और ये जब हुआ तो मैंने हमजा को जाके कहा, मैंने कहा बेटा कितने दिनों से मेरे से लड़ाई कर रहे हो कि मम्मा आप बहुत ज़्यादा डाडी हो जाती हैं, आप बहुत, दूसरे तो ऐसे नहीं करते, मेरे दोस्त, मेरा ये दोस्त, मेरा वो दोस्त, मेरा ये दोस्त। मैंने कहा बेटा मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और मैंने हमेशा कहा है कि गाड़ी या बाइक एक हथियार है, बिल्कुल ऐसे ही है बाप, ऐसे ही है। वो उससे आप किसी की जान बचा भी सकते हैं राइट टाइम पे, उनको अस्पताल पहुंचा के, एंड आप किसी की जान ले भी सकते हैं। बिल्कुल। अब भाई वो कौन से सबसे कॉमन ट्रैफिक वायलेशंस हैं जो आप पाकिस्तान में फेस करते हैं? बाहर के मुल्क के तकाजे और प्रॉब्लम्स फ़र्क होती है, वहाँ पे ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग का मसला आ जाता है। सर यहाँ पे मोस्टली जो है सिग्नल जंप विदाउट हेलमेट, ठीक है, विदाउट सीट बेल्ट, ये चीज़ें जो हैं कॉमन है पब्लिक में। अगर देखा जाए, जिस तरह आपने कहा कि अगर मैंने सीट बेल्ट ना लगाई होती तो मैं गाड़ी के मिरर से, फ्रंट स्क्रीन से बाहर जाती। तो ये चीज़ों को समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि एक्सपेरिमेंट ना करें इस चीज़ के ऊपर, किसी की बतलाई हुई बात को, आपकी समझाई हुई बात को ही वो समझ जाए। एक्सपेरिमेंट मत करें, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट में कोई चांस नहीं है आपके पास। दूसरा, हेलमेट जो है मोटर बाइक वाले के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि गाड़ी मोटर बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल ज़रूरी भाई है। मोटर बाइक पे कितने लोग बैठ सकते हैं एक वक्त पे? 2 लोग, सीटिंग कैपेसिटी 2 पीपल। तो भाई जब हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे बैठे होते हैं तो वो क्या है? वो गलत है, लेकिन चूंकि वो एक फैमिली को लेके जा रहा है, फिर लोग अक्सर रोड के ऊपर जब हम लोग किसी मोटर बाइक वाले को रोकते हैं ना, तो स्पेशली तो कोई करीब से अपना भी इस तरह से रोल अदा करता है, गरीब आदमी है छड़ दो, वो अपना इस तरह से अपना राइट जो है ना वो शो करके जाता है। हालांकि गरीब आदमी जो है वो वॉयलेशन कर रहा है, उसकी जान को खतरा है, आप नहीं इस चीज को समझ रहे। और दूसरी बात, गरीब आदमी का अगर कोई नुकसान होता है तो वो पैसे कहाँ से पूरे करेगा उसके? अगर किसी, चलो गाड़ी वाले का होता भी है नुकसान,
तो वो जैसे तैसे भी चलो अपनी गाड़ी बेच के ही पूरा कर लेगा। जो बेचारा एक बाइक पे 4 लोग लेके जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बिल्कुल ऐसे ही रोकना जरूरी है। अच्छा, बाइक पे एक बंदा बैठा हुआ है आगे, उसने हेलमेट पहना हुआ, ना बीवी ने हेलमेट पहना हुआ, ना उसके बच्चों ने। ये भी बहुत बड़ा इशू है सर कि हेलमेट जो है दोनों के लिए, एक जितना कि एक फ्रंट ड्राइवर के लिए जो राइड कर रहा है उसके लिए ज़रूरी है, पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे हमारी कंट्री में लोग फर्स्ट वाला ड्राइवर जो है वो ही नहीं पहनता। अगर वो पहनेगा, जहाँ पे सिग्नल आएगा, देखा है कि आगे सिग्नल बंद हो गया है, कहीं वार्डन खड़ा है, तो वो पहन लेगा। नहीं है, अगर उसके पास हेलमेट नहीं है तो वो सिग्नल से पीछे खड़ा होकर वेट करेगा सिग्नल के ग्रीन होने का। उसे अपनी सेफ्टी से कोई मतलब नहीं है। वो ये समझ रहा है कि मैं सिर्फ पुलिस वाले को डॉज करवा रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक मुहावरा यहाँ पे कहना चाहूंगा कि पुलिस वाला कोई आपका गला काटने के लिए तो नहीं बैठा हुआ भाई। वो पुलिस वाला आप लोगों के ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हुए कि एक अगर कोई रैश ड्राइवर रोड पे निकलेगा तो वो 10 लोगों की जान ले सकता है। ऐसे ही है सर। तो वो इसी तरह से मैं एक मुहावरा कहूंगा यहाँ पे कि एक दिन वो बच गया, 2 दिन बच गया। तो ये मुहावरा है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, एक दिन छुरी के नीचे आएगी। वो एक दिन बच गया, 2 दिन बच गया, अगर इसी तरह से वो नहीं बाज आता तो कहीं ना कहीं वो अपनी मौत खुद मर जाएगा या फिर वो पकड़ा जाएगा, तो उसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। डेफिनेटली ये कवानीन बनाए ही किसी मुल्क कौम की बेहतरी के लिए जाते हैं। ये तो आपने हेलमेट की बात की, मैं सीट बेल्ट की बात करना चाहूंगी। असमा, व्हाट अबाउट सीट बेल्ट? सीट बेल्ट आपकी नज़र में कितनी ज़रूरी चीज़ है? सीट बेल्ट तो गाड़ी चलाने से पहले जो सबसे पहली चीज़ जो देखनी चाहिए, इवन कि गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल आपको कहा जाता है अपनी सीट बेल्ट लगाएं और अपने इर्द गिर्द चेक करें। देखें, मैं रोड पे ड्यूटी करती थी और अक्सर लोगों के चलान के लिए जब उन्हें रोकती थी सीट बेल्ट की वजह से, तो उनकी यही बात होती थी कि अभी तो मैं घर से निकला हूँ, अभी मैं पेट्रोल पंप से निकला ही हूँ, अभी लगाने ही लगा था मैं रास्ते में। तो आप लोगों को मैं ये बताऊं कि गाड़ी चलाते हुए आप कैसे सीट बेल्ट लगाएंगे व्यूअर्स? आप गाड़ी चला रहे हैं और आप के क्या करेंगे? चले आपने सीट बेल्ट यहाँ से खींची या वहाँ से खींचने की कोशिश की, उसको लगाने की कोशिश की, हाथ को जर्क हुआ, जरा सा आपका झटका लगा, आपने किसी को जाके मार देना। जी वैसे ही ये बातें पब्लिक हमारी सोचती नहीं है। आप सीट बेल्ट की बात करें, लोग अपने बच्चों को कार सीट में नहीं बिठाते, बिल्कुल बच्चों को सीट बेल्ट नहीं लगाते, बिल्कुल ऐसा ही है। और बच्चों को, छोटे बच्चों को तो वैसे ही आपने कार सीट बेल्ट नहीं लगानी, आपने उनको कार सीट में बंद करके प्रॉपर सिक्योर करके उसके बाद उस कार सीट को सीट बेल्ट से सिक्योर करना है। बिल्कुल लोग न्यूबॉर्न बच्चा जो है वो गोद में लेके आ रहे होते हैं हॉस्पिटल से, बिल्कुल, और फ्रंट पे बिठाया हुआ होता है उसको। तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों के पास कि बच्चे को हमेशा आपने पीछे बिठाना है, चाहे वो छोटा है या थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, वो पीछे बैठेगा। अब तो कुछ गाड़ियाँ ऐसी जो अच्छी गाड़ियाँ उसमें पीछे भी सीट बेल्ट होती है। हमारी साथ वाली जो सवारी है वो तो बिल्कुल सीट बेल्ट यूज़ नहीं करते, जो ड्राइवर हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं, बाज़ ने तो बस ऐसे रखी हुई होती है, ऐसे एक हाथ से पकड़ी होती है, जैसे ही ट्रैफिक ऑफिसर या चौक गुजर जाता है वो फिर उसको छोड़ देता है। क्या ये ज्यादा एफर्ट नहीं है? क्या कम एफर्ट नहीं है कि एक बार सीट बेल्ट लगाओ तो भूल जाओ? जो आप हर 2 मिनट के बाद आऊं करते हैं, उसके बाद वापस करते हैं, फिर आऊं करते हैं, मतलब कि बेवकूफ। मतलब थिंक अबाउट इट, आप अगले को चकमा देने के लिए अपना टाइम भी जाया करें, अपने आप को तंग भी कर रहे हैं और बार बार एक अमल कर रहे हैं, तो बेहतर नहीं है कि एक बार ही पहन लो, एक दफ़ा पहन। बिल्कुल ओवर स्पीडिंग सर बहुत डेंजरस है। लोग कहते हैं मेरा तो बड़ा कंट्रोल है अपनी, मेरी तो 40 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, मेरी तो बड़ा कंट्रोल है। नो सर, इसमें एक्सपीरियंस काउंट नहीं करता। स्पीड जो है माना कि ये जल्दी सबको बाती है, मगर इंसान की कीमती जान इसी में जाती है, ओवर स्पीडिंग। आप गाड़ी की ब्रेक लग भी जाती है, आपने कभी देखा जब आप सडनली ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी अपने टायर्स जो है उसके स्किड मार्क्स छोड़ते हैं। आप एक्चुअली जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे उसे रोकना चाह रहे थे, ब्रेक वहीं पे आपने लगा ली, लेकिन उसकी अपना स्पीड इतनी थी कि वो फिर भी स्लिप होते हुए, स्किड मार्क्स छोड़ते हुए वहां पे जाके किसी गाड़ी से, किसी पोल से हिट हो गई। ओवर स्पीडिंग किसी भी सूरत में अलाउ नहीं है, डेंजरस चीज है, और मोस्टली जो है एक्सीडेंट्स जो है इसी वजह से होते हैं, ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। तो ये एक खतरनाक अमल है जिसके ऊपर जो है चलान भी किया जाता है। 279 की जो है FIR भी लॉन्च की जाती है गफलतुल लापरवाही में, ओवर स्पीडिंग की वजह से। ये हम अपना इस तरह की सिचुएशन में वो FIR भी जो है वो लॉन्च करते हैं, देते हैं। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, बल्कि ब्रेक में जाने से पहले किचन में ही नज़र डाल देते हैं, क्योंकि किचन में भी हमारी तैयारी मुकम्मल है। लेकिन व्यूअर्स, ब्रेक के बाद मैंने ये ज़रूर जानना है, पेडेस्ट्रियंस का क्या? अब वो चला तो कुछ नहीं रहे होते, लेकिन एन कोई 15 गाड़ियाँ आगे पीछे जा रही हैं और बीच में पेडेस्ट्रियन जो है वो भागता हुआ जा रहा है, जो लोग अपने जो चल रहे होते हैं। मैं बिल्कुल भी, देखिए, जो बंदा नहीं अफोर्ड करता गाड़ी या बाइक या व्हाटएवर या साइकिल, वो अपनी जगह है, लेकिन
जब वो रोड के बीच में इस तरह आ जाते हैं तो उनके लिए क्या असूल है, ये भी हम अभी ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। किचन में नजर डालते हैं जी। जी जुगन आपी, स्मोक बॉम्बे बिरयानी रेडी है, सैलड और रायते के साथ उसको सर्व कर दिया। क्या बात है, थैंक यू सो मच अनम। वेलकम। आप भी ज़रा गौर से सुने क्योंकि आप भी ड्राइव करती हैं। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल सुन रही थी और मैं बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी और उसी को सोचते हुए मेरे दिमाग में एक इंसिडेंट भी बड़ा ज़बरदस्त सा आया था। ऐसा करते हैं कि ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अनम हमारे साथ इंसिडेंट भी शेयर करेंगी एंड देन ऑफ कोर्स ये भी जानना है कि पेडेस्ट्रियन के लिए क्या रूल है। हर वक्त जो है वो गाड़ी वालों को और बाइक वालों को और साइकिल वालों को बुरा भला कहा जाता है, लेकिन अगर पेडेस्ट्रियन खुद सामने आ जाता है जब ट्रैफिक नॉर्मल स्पीड पे चल रही है तो बंदा फिर क्या करे, एंड में मारा गाड़ी वाला या बाइक वाला ही जाता है। ये भी तो एक अनफेयर चीज़ है। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अनम ने एक टीजर दिया था कि कोई एक वाकया था जो वो शेयर करना चाह रही हैं। हाँ अनम। अच्छा, मज़ेदार वाकया ये था कि मैं सुबह के शो पर ही आ रही थी और माल रोड पर मैं थी और सिग्नल बंद हो गया, तो सबसे आगे मेरी गाड़ी खड़ी थी और मेरी गाड़ी के साथ जैसे रो में 3-4 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उस तरह से गाड़ी खड़ी थी और सिग्नल खुल गया हमारा और हम अब ग्रेजुअली जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि माल रोड पे थोड़ी देर ट्रैफिक चलती रहती है, अब मैं बिल्कुल होंगी 10 नहीं तो 20 की स्पीड पे होंगी, इससे ज़्यादा की ट्रैफिक चल ही नहीं रही थी। एक बाइक वाला आया, उधर सिग्नल बंद हो गया लेकिन उसने ये सोचते हुए कि मैं शायद मैं निकल जाऊंगा, वो आया जुगन आप लिटरली यकीन करेंगी इतनी फोर्सली उसने मेरी गाड़ी को मारा, बम्पर आधा तोड़ दिया। मतलब बड़ी गाड़ी है, उसका बम्पर तोड़ना एक आम खाम बात नहीं है, मतलब वो कितनी फोर्सली आ रहा होगा, तोड़ा और वो खुद लेट गया ज़मीन पे। क्या मतलब? लेट गया ज़मीन पर। जब जाहिर बात है इतनी फोर्सली आके लगा तो चोट लगी। हाँ, उसको चोट नहीं कोई भी लगी, वो एकदम बाइक से लेट गया ताकि क्योंकि नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। और मेरा उस वक्त ड्रॉबैक ये था कि मैं यहाँ पे आने के लिए लेट हो रही थी। मैं उसको अब देखें मैं उस गरीब बंदे को क्या कहती। ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। और ये बाइक वालों का बहुत प्रॉब्लम है कि उनको गाड़ी से पता नहीं क्या कुछ अर्सा पहले इसी तरह एक वैले ड्राइवर ने एक ई-ट्रॉन गाड़ी चढ़ा दी फेज 6 में ऊपर इस तरह करके पूरी की पूरी रिवर्स करते हुए। अब वो बेचारा वैले का काम करता है, उसके सारे ऑर्गन्स भी बेच दोगे तो वो जितने मिलियंस का नुकसान हुआ है वो तो नहीं कवर हो सकता। तो सर ये क्या मामला है, अब ये भी बताएं। अब जिस तरह पेडेस्ट्रियन आ गया सामने गाड़ी के, स्पीड से कहीं जिस तरह रोड क्रॉस करते हुए लोग निकल जाते हैं, उसको लग गई, अब गलती किसकी है? गलती सर जी डेफिनेटली अगर आप देखें तो पेडिस्ट्रियंस के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर रहते हुए आप इजीली रोड को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन आप देखें कि हमारी हर एक की कोशिश यही होती है कि हम बस रोड के ऊपर आए हैं ना, इसे बस सीधा ही क्रॉस कर ले, भागते हुए क्रॉस कर ले। अपने राइट या लेफ्ट पे आपने किसी अदर ऑप्शन को नहीं देखना। ओवरहेड ब्रिजेस बनाए गए हैं, वो किसके लिए बनाए गए हैं? गवर्नमेंट ने इतना इन्वेस्ट किया है पैसा उसके ऊपर, एक पेडिस्ट्रियंस के लिए ब्रिज बनाए गए हैं, आप उसके इस्तेमाल से इजीली रोड को क्रॉस करें ताकि ट्रैफिक में हर्डल ना हो। फिर इसके अलावा पेडिस्ट्रियंस अंडरपास बनाए जाते हैं कि जहां पे वो पॉसिबल नहीं है अपना ओवरहेड ब्रिज, वहां पे अंडरपासेस बनाए जाते हैं, ज़ेर ज़मीन रास्ता है पेडिस्ट्रियंस के लिए, आप उसे इस्तेमाल करें। वो जे रोड के ऊपर है, वो अपना सर्विस हॉस्पिटल के सामने, फिर अनारकली बाजार के सामने, फिर अगर कैंट वाली साइड पे चाहें तो आयूब स्टेडियम के सामने, इस तरह से मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर। अगर ये नहीं भी है तो फिर ये एक पॉइंट है जहाँ पे सिग्नल मौजूद है, पेडिस्ट्रियन स्टॉप लाइन से आगे ज़ीब्रा क्रॉसिंग बनाई जाती है, मखसूस वे है सिर्फ पेडिस्ट्रियंस के लिए जिन्होंने रोड को क्रॉस करना है, उसके इस्तेमाल से रोड को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन इसको भी यूज़ नहीं करते। फिर है कि आप रोड के ऊपर लगे हुए साइन बोर्ड्स जो हैं उनकी हेल्प से रोड को क्रॉस कर सकते हैं, जहाँ पे ट्रायंगल शेप में कार्टून बने हो या ज़ीब्रा क्रॉसिंग बनी हो। ड्राइवर को ये मैसेज मिल रहा है कि ये जगह जो है पेडिस्ट्रियंस के लिए मखसूस है, मुझे अपनी गाड़ी की स्पीड कम करनी है एग्जैक्टली या रोकनी है, तो वो उसको फॉलो कर रहा है। भाई इसीलिए जब आप घर की गलियों में, जैसे कि अगर आप किसी भी एरिया में गलियों वगैरह में ड्राइव कर रहे हैं तो उधर की स्पीड फर्क है, डेफिनेटली मेन रोड पे फर्क है, मोटरवे पे फर्क है, ऐसी है, हाईवे पे फर्क है। जी जी। तो ये किसी वजह से रूल्स हैं। तो अगर कोई इंसान खुद भागता दौड़ता हुआ रोड के ऊपर आ जाता है इसमें कि भाई मैंने उस पास से तो जाना खैर है, जी जी,
तो मतलब फिर उसमें भी बुरा भला सिर्फ ड्राइवर को कहा जाता है? ड्राइवर को सर जी बुरा भला नहीं कहा जाता, ये सिर्फ आम जनरल पब्लिक कहती है। पब्लिक की तो हमारी नज़र में जो है, जो एक अपना ड्राइवर है उसके पास लाइसेंस है, डेफिनेटली गवर्नमेंट ने उसे परमिट दिया है कि जिसके आप कैटेगरी का उसके पास लाइसेंस मौजूद है वो अलाउ करता है कि रोड के ऊपर गाड़ी चला सकता है। डेफिनेटली नहीं कि हर बार ड्राइवर ही की मिस्टेक हो, ये पेडेस्ट्रियन से जिस तरह से आप कह रही हैं उनकी भी मिस्टेक हो सकते हैं, वो फौरन से भागकर रोड के ऊपर आ जाते हैं। किसी दरख्त या किसी बुश या किसी इस तरह से इनसाइड चीज़ है सडनली आपके सामने आ जाए तो ड्राइवर के लिए मुश्किल होता है कि वो उसे हैंडल कर सके। आसमा जी, आई वांट टू टॉक अबाउट मोबाइल का यूज़। जी जी, ग्रोइंग अप मुझे हमेशा ये बात क्लियर थी कि जी मोबाइल आपने नहीं यूज़ करना गाड़ी चलाते हुए, बिल्कुल। क्योंकि हाथ में फ़ोन होता है आप। अब मसला ये है कि हेडफोन्स आ गए हैं, वायरलेस डिवाइसेस आ गई हैं, तो लोग फ़ोन पे भी बात कर रहे होते हैं और ना सिर्फ फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं गाड़ी चला रही हूँ तो यहाँ लेफ़्ट पे किसी चीज़ पे फ़ोन रख दिया, कान में टूटियाँ और आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। तो अब क्या रूल्स हैं क्या? देखिए जुगन, उसमें ये है कि पहले ये समझा जाता था कि आपका एक हाथ बिजी होता है, आप प्रॉपर्ली ड्राइव नहीं कर सकते। ड्राइव जो है आपकी एक फुल टाइम जॉब होती है, उसमें मतलब पूरी कंसंट्रेशन चाहिए आपको। कंसंट्रेशन चाहिए होती है। तो एक हाथ आपका बिजी होता है फ़ोन के साथ और आप ड्राइव प्रॉपर नहीं कर सकते। फिर बाद में आपके हैंड्स फ्री आ गई, हैंड्स फ्री यूज़ करते हुए आप लोग ड्राइव कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम वहीं का वहीं है, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन जो है वो उस कॉल की तरफ है, आपकी ड्राइविंग की तरफ नहीं है। तो वो किसी भी वक्त आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ध्यान आपका सिर्फ उस बंदे की तरफ है, वहाँ से कोई बैड न्यूज़ हो सकती है, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, कुछ भी किस्म की ऐसी बात हो सकती है। आपका ध्यान चंद सेकंड के लिए भी इधर से उधर हुआ, कोई इसी तरह पेडेस्ट्रियन सामने आ गया, उसे हिट कर सकते हैं आप। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब एक मुश्किल सवाल है, ज़िंदगी मौत खुदा ना खास्ता कोई मामला हो, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, उस वक्त फिर क्या असूल है किसी की ड्राइविंग के? एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही टाइम पे, आपने किसी को अस्पताल लेके जाना है, उसमें फिर बंदा क्या करे सर? आपको अलाउड है कि आप उसे इमरजेंसी को लेके जा रहे हैं, डेफिनेटली आपके उसके ऊपर एक साइन आप देखें कि रेड कलर की जो रिवॉल्विंग लाइट होती है एम्बुलेंस के ऊपर मेंशन होती है, फिर एक स्पेसिफिक हॉर्न होता है एम्बुलेंस का। लेकिन मेरी बात सुनिएगा कि उसके ऊपर मेंशन होता है, आपकी गाड़ी के ऊपर ये चीज़ें मेंशन नहीं है, डेफिनेटली आपको गाड़ी वाले रास्ता नहीं देंगे, ट्रैफिक का आम पब्लिक आपको रास्ता नहीं देगी। तो काइंडली आपको फिर अपने ही वो जो तरीक़ेकार है बोलना पड़ेगा, मिरर नीचे करके इमरजेंसी है, इसमें पेशेंट है, काइंडली रास्ता दीजिए। आके अगर आप सिग्नल जंप करती हैं तो ट्रैफिक वाला डेफिनेटली आपको रोकेगा, अगर वो नहीं है तो वायरलेस कर देगा इस तरह से, ये गाड़ी आ रही है इसे रोके। तो जब वो रोकेगा आप बताएंगे उसे कि ये सिचुएशन है मेरे साथ, डेफिनेटली आपको जाने देंगे, इसके ऊपर कोई ऐसा इशू नहीं होगा। अच्छा, नंबर प्लेट, लोग बहुत सी फेक नंबर प्लेट्स और प्लेट्स के कलर्स भी होते हैं, थोड़ा सा ये भी समझा दें हमें। जी ठीक है, नंबर प्लेट से रिलेटेड कौन बताएगा? नंबर प्लेट्स जो हैं आपको जो कंप्यूटराइज इशू की जाती हैं वही ऑथराइज हैं कि आप उसे लगा सकते हैं। आप खुद से तैयार करता जो नंबर प्लेट हैं वो नहीं लगा सकते। आप ई चालान से बचने के लिए कुछ लोग टेम्पर्ड करते हैं, उसका मॉडल छुपा देते हैं या उसका एक डिजिट जो है वो कम कर देते हैं कि ताकि ई चालान आए, मैं वायलेशन करूँ, सिग्नल जंप करूँ। चालान और ई चालान में फ़र्क क्या है सर? चालान वो है जो हम खुद करते हैं कि ऑनलाइन चालान करते हैं, एक वार्डन कर रहा है चालान। ई चालान वो है जो कि कैमरास के थ्रू आपका चालान होता है और आपको आपके एड्रेस के ऊपर पोस्ट कर दिया जाता है। भाई वो बेस्ट है, क्या करेंगे, कैमरे से लड़ाई करेंगे? डेफिनेटली नहीं कर सकते, कैमरे से क्या चलाना है? आप कहते सारे कैमरे लगा दे, हमने नहीं काम करना। बिल्कुल ज्यादती है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों से लोग बात करते हैं ना कभी कभी रोड पे, मेरा बड़ा दिल जलता है। एंड ऑब्वियसली मैं क्या समझ सकती हूँ, अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, गुजरते तो आप लोग हैं, फीमेल हो मेल के साथ तो बहुत ही मैंने लोगों को बदतमीजी करते हुए देखा है। आसमा, कुछ आप इसके बारे में कहना चाहेंगी? देखें, हम बात करें रूल्स रेगुलेशंस की, जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन्हीं को इतना टफ टाइम मिलता है। देखिए, आप इस चीज़ से तो पुलिस हो गई, हमारी आर्म्ड फोर्सेस हो गई, आप लोग हो गए, जान के पीछे लोग पड़ जाते हैं। जी जी, आप लोग हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान हथेलियों पे रख के बाहर निकलते हैं और आप लोगों के पीछे अवाम पड़ जाती है। समझ नहीं आती मुझे। ये अवाम को समझने की ज़रूरत है कि हम लोग आप लोगों के लिए ही रोड पे खड़े हैं, हमारी ड्यूटी ही आप लोगों की सेफ्टी है बेसिकली। लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझती होंगी, जहाँ पे भी पब्लिक डीलिंग होती है वहाँ पे कई किस्म की मुश्किलात होती हैं। हम लोगों के लिए भी काफ़ी मुश्किलात हैं उसमें कि अवाम सर्दी गर्मी में बाहर खड़े, कंडीशंस, रोड पे कोई खड़ा हो ना 15 मिनट से ज़्यादा, दिमाग की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। घंटों रोड पे आपने खड़े होना है, घंटों आपने चीज़ों को मैनेज करना है, और उसके बाद और गर्मी में गर्मी से सड़ रहे हैं, सर्दियों में सर्दी के मारे मर रहे हैं, लेकिन आप अपनी ड्यूटी पे कायम खड़े।
जी जी। और फिर अगर किसी को कहें कि जी आपने वायलेशन की है, कहाँ की है, किसने की है, तुम लोगों तो अपने कोठे पूरे करने होते हैं। मैंने देखा है लोगों को करते हुए। एक खातून रोड पे उतर आई बदतमीजी करते हुए, वो बेचारे मेल ट्रैफिक वार्डन कदम पीछे ले रहे हैं, वो खातून आगे आती जा रही है और वो इतने बड़े जवान जान पीछे हो रहे हैं। वो कह रहे मैडम मैडम मैडम। मैं उतर गई फिर रोड पे, ना ऐसे बीबी क्या हो गया आपको, जी जी। अब आप हरास कर रही हैं। एक हरासमेंट होती है जो दूसरे करते हैं और एक हरासमेंट होती है जो आप अगलों को कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। एज जनरल पब्लिक हम किस तरह हरास कर सकते हैं आप लोगों को जो अपने काम को मतलब काम को आसान अंदाज से करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली मैम ऐसा होता है कि ये आम पब्लिक जो है ये उसका अपना एटीट्यूड है। हमारी जो ट्रेनिंग है ये हमारा बेसिक हिस्सा है कि हमने हर तरह के अपना जो वॉयलेटर है उससे अच्छे ही अखलाक के साथ पेश आना है। आप जब किसी को चालान करते हैं, ये जब आप किसी को रोकते हैं, वो किसी इमरजेंसी में हो सकता है, वो अपनी किसी घरेलू परेशानी में हो सकता है, उसकी पॉकेट में चालान के लिए पैसे नहीं हो सकते, लेकिन हमने उसे डील अपने ही अच्छे अंदाज में करना है। अगर वो हमसे उलझता भी है तो लेकिन हमने उसे बर्दाश्त करना है। हमने रोड के ऊपर कोई तमाशा नहीं इशू बनाना, ठीक है। तो ये उसकी गुफ्तगू से, उसके अंदाज से हमें पता चल जाता है कि ये कितने ज़र्फ का मालिक है और कितने अखलाक का मालिक है। एंड में आप दोनों से पैगाम लेना चाहूँगी, अगर आपके पास मैजिक की छड़ी होती तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप ठीक कर देते अपने काम से रिलेटेड? जी आसमा, क्या पैगाम देंगी? मैं तो सबसे पहले ये पैगाम दूंगी कि आवाम को चाहिए कि वो अपने आप को एजुकेट करें। हमारी तरफ से तो पूरी एफ़र्ट होती है कि हम आप लोगों की जान की हिफाजत करें ट्रैफिक में, लेकिन अगर हमें आवाम का तावन हासिल नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक 2 वे काम है कि जिसमें ट्रैफिक पुलिस के साथ आवाम का तावन बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे हाथ में हो तो मैं कुछ ऐसा करूँगी कि सब लोग एजुकेट हो जाएं, ट्रैफिक रूल्स को जान लें और उन्हें पता हो कि ये ट्रैफिक वालों की बेहतरी के लिए नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी सेहत और मेरी जान की हिफाजत के लिए। दैट्स इट, मैंने इसको इसलिए फॉलो करना है। वंडरफुल, थैंक यू आसमा। जी आमिर भाई। सर मैं भी डेफिनेटली अगर मुझे कोई जादू की छड़ी मिल जाए, कोई अलादीन का चिराग मिल जाए, तो डेफिनेटली मैं भी ट्रैफिक के डिसिप्लिन को ही सबसे पहले बेहतर करना चाहूँगा। क्योंकि आप किसी भी मुल्क को कौम का डिसिप्लिन देखना चाहें, आप लिटरेसी रेट मालूम करना चाहें, आप वहाँ पे जस्टिस देखना चाहें, आप हुकूकुल जो हैं हमारे हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद देखना चाहें, ये सब चीज़ें जो हैं हमें ट्रैफिक डिसिप्लिन से नज़र आती हैं। तो मैं भी इसी के ऊपर फोकस करना चाहूँगा। मैं ट्रैफिक के सिस्टम को बेहतर से बेहतर करना चाहूँगा। अब आप देखिए व्यूअर्स, लोग रोड पे च्युइंग गम तक नहीं फेंकते सिंगापुर में, क्योंकि उनको पता है कि $5000 या पता नहीं कितने हज़ार सिंगापुर डॉलर्स का फ़ाइन हो जाएगा। मे बी मेरे फैक्ट्स गलत हैं, लेकिन इतना ज़रूर मुझे पता है कि वहाँ पे इलीगल है। वहाँ पे ना कोई च्युइंग गम बेचता है, ना कोई ख़रीदता है, ना कोई उसको चबता है। हाँ, कभी कोई फॉरेनर चला जाए और उसको रूल का जब पता चले तो वो एकदम से छुपा देता है या फेंक देता है। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट अलाउड। द फैक्ट इज़ बाहर के ममालिक के हम सारे असूल फॉलो करते हैं, अपने मुल्क को हल्का ले लेते हैं, फिर आगे से कहते हैं कि हमारे मुल्क की दुनिया में रिस्पेक्ट नहीं है। हमारे मुल्क की दुनिया में रिस्पेक्ट तब होगी जब हम अपने मुल्क की खुद इज़्ज़त करेंगे। उसी तरह जिस तरह अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तभी आप दूसरों की सेहत का ख्याल रख सकेंगे। सो प्लीज़ फॉलो द ट्रैफिक रूल्स दैट हैव बीन लेड डाउन आपकी कंट्री के हिसाब से। गाड़ी चलानी आती है तो चलाएं, लाइसेंस है तो तब व्हील के पीछे बैठे। एज फैक्टर बहुत मैटर करता है। 18 साल की उम्र से पहले इजाज़त ही नहीं है व्हील के पीछे बैठने की। सो फॉलो द रूल्स। मतलब रेड लाइट को तोड़ना आप अपने आप को बड़ा कूल 30 मार कान समझते हैं, बहुत अच्छा हुआ है कि ई चलान आ गया, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि क्यों आया ई चलान, क्यों ज़रूरत पड़ी। हम अपने आप को खुद रेगुलेट क्यों नहीं करते? हमें क्या घरों में बताया जाता है कि किस तरह उठना है, बैठना है, जीना है, करना है एज एडल्ट्स? रोड पे निकलते हैं तो झल्ले हो जाते हैं। सो प्लीज़ फॉलो द रूल्स। हम भी कोशिश करेंगे, आप भी करें। बाय द वे मुझे भी चालान मिल चुके हैं, मुझे भी चालान मिल चुके हैं, ऐसे तो नहीं है कि नहीं मिले। गलती हुई, उसको कवर किया, माजरत भी की, लेकिन जब कोई आया और मुझे चालान दिया तो मैंने गुस्ताखी नहीं की। मैंने नीवे होकर अपोलोजाइज़ किया और मैंने कहा ये मेरा ID कार्ड है, आप बना दें, बिकॉज दैट्स द वे टू डू इट। गलती करो और ऊपर से चौड़ हो जाओ, आई एम सॉरी, ये तो बच्चों के भी अगली लेवल वाली हरकत है। यहाँ पे शो को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच अनम, एंड थैंक यू टू आवर हीरोज़ जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमारे लिए अपनी जान को दाव पे लगाते हैं। ब्लेस यू गाइस। खुदा हाफिज़।